Yeah, please. So webinar start now. Yeah. Namaskar, friends. Very good afternoon to all of you. Friends, on behalf of East Delhi CSCP Study Circle, I, Sandeep Sharma, convener, East Delhi Study CSCP Study Circle, welcome all of you to this webinar. Friends, we have with our guest speaker, CS Suresh Pandey ji with us. Welcome, sir. Friend, बहुत सारी चीजें चल रही है. All of you may have received a few notices from ROC. कईयों की कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई, स्ट्राइक ऑफ हो गई है, सॉरी, स्ट्राइक ऑफ हो गई. कईयों की कंपनी इन स्ट्राइक ऑफ इन प्रोसेस चल रही है. तो ऑल ऑफ अ सडन काफी एक्टिविटीज चल रही है, वेदर इट्स जीएसटी, वेदर इट्स वैट, वेदर इट्स आरओसी या इनकम टैक्स. और मजे की बात क्या है कि जो मैंने जो अपने क्लाइंटों में देखा है, इन ऑल ऑफ द केसेस एंड रिजल्ट इज कि उनके अकाउंट फ्रीज हो जा रही है. तो व्हेन यू हैव योर अकाउंट फ्रीज, तो आप अपना काम ही नहीं कर सकते, वेदर इट्स चाहे आरओसी वाले चाहे स्ट्राइक ऑफ करें आपका नाम, चाहे वैट की आपकी कोई लाइबिलिटी हो, आपने असेसमेंट नहीं कराया हो टाइम पे, कुछ और में भी हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को बड़ा ट्रैक रखें. यू मस्ट बी अपडेटेड एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल योर क्लाइंट्स अकाउंट्स, है ना. एंड एट दैट सेम टाइम यू शुड ऑल्सो चार्ज अ गुड फी फ्रॉम योर क्लाइंट, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जैसे एलएलपी की बात आई, तो एलएलपी में न्यू फाइलिंग में भी काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई. न्यू वर्जन एमसीए की पोर्टल की आ गई, उसमें भी बहुत दिक्कतें हुई लोगों को. तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सुरेश जी कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और वो आने को तैयार हुए. फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कंपनीज एंड एलएलपी, और जो नए चेंजेस आए हुए हैं खासकर एमसीए में. और साथ ही साथ जैसा समय परमिट करेगा तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी भी जरूर सुरेश जी ले लेंगे. मैंने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया है, प्लीज थोड़ा जरूर लीजिएगा, सो दैट इट विल बी बेनिफिट फॉर द ऑल, सारे मेंबर्स के लिए बेनिफिट के लिए होगा. फ्रेंड, हमारे फाउंडर कन्वीनर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी इज ऑन द वे. थोड़ी दिक्कत हो रही थी उनको ज्वाइन करने में रास्ते में, तो वेरी सुन ही इज गोइंग टू ज्वाइन विथ अस. इन बिटवीन मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा सुरेश पांडे जी का. सुरेश पांडे जी इज अ मैनेजिंग पार्टनर इन एसपी जी एंड एसोसिएट्स, वेरी रिनाउंड सीएस फर्म. साथ ही साथ सुरेश पांडे जी को 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. चाहे कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड लीजिए, लिटिगेशन लीजिए, फेमा लीजिए, और चाहे आईपीए लीजिए. तो सुरेश जी इसके साथ एफसीएस तो हैं ही, साथ ही साथ एलएलबी भी हैं, और पास्ट चेयरमैन भी नॉर्दर्न रीजन ऑफ आईसीएसआई के रह चुके हैं. और ही इज़ अ वेरी यंग, डायनेमिक और वेरी कोऑपरेटिव. आप कभी भी इनको याद करें, कभी कुछ चीज़ों के लिए, तो जरूर ऑलवेज रेडी टू, मतलब आपको हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हैं. तो ऐसे सुरेश जी हैं हमारे. तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा समय ना लेते हुए स्ट्रेट अवे आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सुरेश जी टू स्टार्ट हिज डेलिब्रेशन. ओवर टू यू थैंक यू सर. सुरेश जी. थैंक यू वेरी मच संदीप जी. और सबसे पहले मैं ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस प्रोफेशनल जो गैदरिंग है इसको एड्रेस करने का मौका ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल ने मुझे दिया. एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री डीडी अग्रवाल जी इन एब्सेंसिया. और शायद सर अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, तो उनको भी मैं उनको भी एक्नॉलेज करना चाहूंगा. और सभी मेंबर्स को, जो मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं अभी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो संदीप जी ने हमसे डिस्कस किया, कि आज का टॉपिक हमने रखा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड एलएलपी इंक्लूडिंग challenges and solution on MCA version 3. Yes. तो जो ये MCA version 3 का पोर्टल अभी पायलट बेसिस पे मैं बोलूं कि जो LLP के पोर्टल को चेंज करके और उसको वर्जन 2 से वर्जन 3 में शिफ्ट किया गया है.
उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको कैसे ठीक करें, एंड व्हाट इज द इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली। और बहुत जल्दी आने वाले समय में ये एमसीए का वर्जन 3 जो है, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन कंपनीज आल्सो। सो इट इज वेरी आई थिंक रेलेवेंट सब्जेक्ट टू डिस्कस हियर, कि किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, और आगे हमें जब हम काम करेंगे एज प्रोफेशनल तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। साथ साथ में संदीप जी ने एक और बहुत अच्छा आज टॉपिक लिया, और उस टॉपिक के बारे में संदीप जी ने बताया अभी कि जैसे बहुत सारी कंपनीज को नोटिस आए हैं, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 700 प्रोफेशनल्स को इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पब्लिक सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट को मंत्रालय की तरफ से नोटिस इशू हुए। और उस नोटिस में बेसिक जो टारगेट रहा वो चाइनीज कंपनीज का टारगेट रहा, या ऐसी कंपनीज जिसमें हमारे लैंड बॉर्डर जो कंट्रीज हमारे साथ शेयर करती हैं, जिनको हम नेबर कंट्रीज भी कहते हैं, उसके डायरेक्टर्स अगर आपके कंपनी में इंडियन कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं तो उन कंपनीज को हमें बहुत ध्यान से काम करना है, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें। तो वो एक कंसर्न आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेशन में। लेकिन थोड़ा सा मैं आज ब्रीफ देना चाहूंगा, ऑल्दो हम सब लोग यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो सीएस हैं, उन्होंने आई थिंक कुछ लोगों ने ज्वाइन करने की कोशिश की, आई डोंट नो अलाउ किया संदीप जी ने कि नहीं, बट ज्यादातर प्रोफेशनल्स ने ही इस गैदरिंग को ज्वाइन किया है। तो हम लोग आज थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे कि कंपनी का बेसिक थोड़ा सा समझ के, ऑल्दो हम सबको वो बेसिक पता है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कंपनी कॉर्पोरेशन होने का तरीका क्या, और मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि बहुत सारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। तो जब जो सीनियर्स अपने समय में कंपनी बनाया करते थे, ऑल्दो ज्यादातर लोगों ने अब इस काम को अपने स्टाफ को या तो डेलीगेट किया है या कंपनी सेक्रेटरीज उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बेसिक पता होना चाहिए किस तरह से काम होता है, तभी हमारी कंट्रोलिंग उस पर रह सकती है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि कंपनी कॉर्पोरेशन के समय में कौन कौन सी चीजें हम ध्यान में रखें। तो मैं अपनी एक बार स्लाइड शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप जी से कि बताएं शेयर हो रही है कि नहीं। एक मिनट। यस, हो रही है, बिल्कुल हो रही है जी, एक मिनट सर बस। हाँ जी। संदीप जी देख पा रहे हैं आप? हाँ जी। तो आज जो हम लोग बेसिक कंपनी के बारे में समझेंगे, हम लोगों को सबको पता है कि कंपनी के कई प्रकार होते हैं, कई तरह की कंपनीज होती हैं बेसिकली। तो अगर हम कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब कंपनीज होती हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स होती है, जो कि कॉमन कंपनी है। 99% कंपनी कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स होती हैं, और कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी भी हमारे पास होती है। एक और ऑप्शन होता है हमारे पास जहां पे हम कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट भी कंपनी एक्ट में दिया गया है। और अदर्स की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 8 कंपनी जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी हमारे पास है। टाइप ऑफ कंपनी में अगर मैं जाऊं, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 51% शेयर्स को अगर होल्ड करती है तो वो होल्डिंग कंपनी है, या उसका बोर्ड का कंट्रोल उसके पास है, तब भी वो होल्डिंग कंपनी है। और कोई कंपनी जिसको वो होल्ड करती है उसे सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। तो ये बहुत बेसिक्स है जो हम सब रेगुलर लाइफ में बहुत समय से सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, करते आए हैं। और प्राइवेट कंपनी के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो प्राइवेट कंपनी में जो राइट्स होते हैं शेयर ट्रांसफर के, वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जनरली हम लोग जब शेयर एक कंपनी से दूसरी मतलब एक शेयर होल्डर अपने शेयर किसी दूसरे शेयर होल्डर को बेचता है, और अगर वो प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर है तो उसके पास ये कंपल्शन होती है कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर करे, बोर्ड को बताए कि वो अपने शेयर इस प्राइस पे बेचना चाह रहा है, और शेयर ट्रांसफर होने से पहले बोर्ड की उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप फ्रीली ट्रांसफरेबल आपके शेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं है। लेकिन जनरली अगर पब्लिक लाइफ में हम जनरल लाइफ में देखें तो हम इस कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते हैं। जनरली कोई किसी को भी अपने शेयर बेचता है, खरीदता है,
लेकिन प्राइवेट कंपनी में अगर आपके मेमोरेंडम रिस्ट्रिक्ट, आपके आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट अगर आपको करते हैं तो आपको कंप्लेंट्स करनी पड़ेगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स कैन बी देयर। और अगर मान लीजिए आप पब्लिक से फंड लेना चाहते हैं डायरेक्टली, आप मार्केट में जाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली फंड नहीं ले सकते हैं, आपको उसके लिए अपनी कंपनी कन्वर्ट करनी पड़ती है और तभी आप पब्लिक इशू ला सकते हैं। तो ये तो बेसिक हम सबको पता है इसके बारे में, इसमें कोई ऐसा नया चेंज नहीं है। उसके बाद पब्लिक कंपनी वो कंपनीज होती हैं जहां पे जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, और जहां पे जो मिनिमम शेयर कैपिटल और नंबर ऑफ मेंबर का क्राइटेरिया लॉ और उस कंपनी के आर्टिकल में प्रिस्क्राइब्ड है, अगर वो कंपनी उसको फॉलो कर रही है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन में आती है। अब बहुत बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एडवांस की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है, और कंप्लायंसेस वाइज तो बहुत सारा डिफरेंस है, हम लोग सब बहुत सारी कंपनी की ऑडिट करते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मेंबर की मैं बात करूं, तो मैक्सिमम कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 मेंबर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में चाहिए। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपको खोलनी है तो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक में आपको 3 चाहिए और प्राइवेट में आपको 2 चाहिए। और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं दोनों में, उसकी रिस्ट्रिक्शन दोनों के लिए सेम। लेकिन एक और बात करें कि इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक कौन ले सकता है, तो पब्लिक पैसा इनवाइट कर सकती है, शेयर अपने मार्केट में ला सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप रिलायंस के शेयर होल्ड करते हैं, आपका डीमैट अकाउंट है, तो विदाउट एनी ट्रांजेक्शन, विदाउट एनी अप्रूवल आप उसको किसी को भी बेच सकते हो। हम लोग रोज डेली बेसिस पे मार्केट में कितने सारी कंपनीज के जो लिस्टेड कंपनी उनके शेयर खरीदते हैं बेचते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स जो है, उसका शेयर्स का ट्रांसफर जो है रिस्ट्रिक्टेड है। उसके लिए आपको उसके आर्टिकल में दिया गया प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर बेच रहे हैं तो पहले आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑफर देना पड़ता है कि मैं इस रेट पे बेच रहा हूँ, बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, आपको बोर्ड को इंटीमेट करना पड़ेगा, और अगर बोर्ड आपको अलाउ करता है तो आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एजीएम की बात करें तो एजीएम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की आपको सेम सिटी टाउन या विलेज में करनी होती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आप शेयर होल्डर्स आपको कंसेंट देते हैं तो आप कहीं भी उसकी एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत बेसिक है। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने शुरू किया, और ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी कंट्रीज में था, जिसको 1% कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो 1% कंपनी जो है, कोई भी नेचुरल पर्सन, मतलब कोई भी इंसान इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। वो व्यक्ति इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और वो पहले कुछ समय पहले, जस्ट कुछ महीने पहले, ये कंपल्शन था कि सिर्फ रेजिडेंट इन इंडिया ही 1% कंपनी बना सकता है। लेकिन सरकार ने ये अमेंडमेंट एक लेके आई कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट व्यक्ति भी 1% कंपनी बना सकता है। मतलब अकेले वो व्यक्ति डायरेक्टर होगा, अकेले वो शेयर होल्डर होगा। तो 1% कंपनी के बेनिफिट क्या है, सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि 1% कंपनी का मॉडल सरकार क्यों लाई। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन थे या एंटरप्रेन्योर थे जिनको लगता था कि वो अपने फैमिली से किसी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, या वो किसी के साथ अपने बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, तो वो कैसे बिजनेस करें। क्योंकि अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो उन्हें 2 शेयर होल्डर होना कंपलसरी है, 2 डायरेक्टर्स होने कंपलसरी है, और अगर वो एलएलपी बनाएंगे तब भी उनको 2 पार्टनर या 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने कंपलसरी। तो कई लोग इस बारे में सरकार से अलग अलग पोर्टल पे चर्चा करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, और फाइनली 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट सरकार लेके आई। बट 1% कंपनी बनाने के लिए, आप अगर 1% कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक नॉमिनी होना चाहिए। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई माइनर ना तो नॉमिनी बन सकता है, ना ही वो 1% कंपनी बना सकता है। और 1% कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मतलब कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं या एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलते हैं जिसका पर्पस है बिजनेस चलाना और प्रॉफिट अर्न करना, और आपको लगता है कि नहीं, अब मैं बिजनेस नहीं चलाना चाहता, मैं प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहता, और मैं अपनी इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में समाज की सेवा करना चाहता हूँ, या मैं इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आरओसी आपको ये कंपनी आपको परमिट करता है कि आप बाय फॉलोइंग सर्टेन
कंप्लायंसेस आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 8 कंपनी अगर आपने बनाई है, कोई सामाजिक संस्था है, आप उसमें काम कर रहे हैं समाज के लिए, लेकिन एक पीरियड पे आने के बाद आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेक्शन 8 कंपनी है, उसको मुझे बंद करना है, तो आप सेक्शन 8 कंपनी को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन बंद करने का रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी का वाइंडिंग अप अगर आप करते हैं, तो जो उसकी असेट्स हैं, उन असेट को आपको किसी और सेक्शन 8 कंपनी में ट्रांसफर करना पड़ता है। वो उसका वाइंडिंग अप का प्रोसेस बहुत क्लियरली प्रोवाइड नहीं है। तो जनरली लोग क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, वो सेक्शन 8 कंपनी को पहले प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको बंद करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, बट 1% कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद एक और बात है कि अगर आपको लगता है कि आपको एनबीएफसी से रिलेटेड कोई काम करना है, आपको कोई कंपनी बनानी है, वो एनबीएफसी का काम करेगी, तो ओपीसी कंपनी मतलब 1% कंपनी को आरबीआई की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये परमिशन नहीं है कि वो एनबीएफसी का काम करे। तो ये थोड़ा बहुत 1% कंपनी के कुछ एग्जम्पशंस हैं जो सरकार ने दिए हैं। 1% कंपनी अगर आपने खोली है, तो आपको एक डायरेक्टर से आपका काम चल जाएगा, दो डायरेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। एक बोर्ड मीटिंग हाफ ईयर में करेंगे, मतलब साल में 2 बोर्ड मीटिंग आपको करनी है। जो बोर्ड मीटिंग का गैप है, वो मिनिमम एटलीस्ट 90 डेज का होना चाहिए। मतलब आप, ये क्वेश्चन बहुत आता है जब हम लोग 1% कंपनी की बात करते हैं, कि जब एक ही डायरेक्टर है, तो वो किसके साथ मीटिंग करेगा? चेयर टेबल के साथ क्या वो मीटिंग करेगा? नहीं सर। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आप उसको नोट डाउन करेंगे, उस पर आप साइन करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट कर देंगे, क्योंकि जो पर्सन है उसकी एक एज लिमिट है। हम कितना जी सकते हैं? 80 साल, 100 साल, 120 साल, उससे ऊपर तो नहीं। तो व्यक्ति आएगा, व्यक्ति जाएगा। नेचुरल पर्सन की एक एज लिमिट है, लेकिन कंपनी की कोई एज लिमिट नहीं है। तो कल को जो 1% कंपनी का ओनर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका नॉमिनी किसी डॉक्यूमेंट को क्लेम करना चाहता है, तो वो सारे डिसीजंस आपको बोर्ड मीटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, और साल में आपको 2 बोर्ड मीटिंग करनी ही है। जो गैप है, जो रिकॉर्डिंग आपको करनी है बोर्ड मीटिंग में, वो उसमें 90 डेज का एटलीस्ट गैप होना चाहिए। ऑल्दो आप ज्यादा मीटिंग्स भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 2 मीटिंग आप करेंगे। अगर आप 1% कंपनी है आपकी, तो आप नॉर्मल, आपको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, आपको एमजीटी 7 भरने की जरूरत नहीं है। एक एमजीटी 7 से छोटा फॉर्म है, जिसको हम एमजीटी 7A बोलते हैं, वो आपको भरना पड़ेगा। आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, मान लीजिए आपको कोई 1% कंपनी का ऑडिट करने के लिए आया, तो 1% कंपनी के ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 1% कंपनी को एनुअल मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो हमें एनुअल मीटिंग नहीं करनी, तो फिर अकाउंट हम कब फाइल करें अपने एओसी 4 में, जो हमें बैलेंस शीट आरओसी के साथ फाइल करनी होती है? तो जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके 180 डेज के अंदर आपको अपनी फाइलिंग को कंप्लीट करना है। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक एग्जाम्पशंस है कंपनीज एक्ट की, वो हम लोगों ने डिस्कस करी। एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि ये चार्टेड अकाउंटेंट्स की गैदरिंग है, तो ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना कि कैश फ्लो तो ओपीसी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। साथ साथ जो कारो रिपोर्ट हमारी बनती है, वो कारो रिपोर्ट भी ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हम नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम टाइप ऑफ कंपनी में जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आ जाती है गवर्नमेंट कंपनी। अब कोई भी कंपनी जिसका नॉट लेस देन 51% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, मतलब 51% या उससे ज्यादा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, तो उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। और गवर्नमेंट कंपनी में क्या इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि कई सारी एग्जाम्पशन भी गवर्नमेंट कंपनी के पास है। गवर्नमेंट कंपनी में स्टेटूटरी ऑडिटर तो होगा, ऑडिटर तो होता ही होता है, लेकिन साथ में सीएजी भी ऑडिट करता है। तो एक ही क्वेश्चन राइज होता है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी में 50.5% शेयर सरकार होल्ड करती है, मतलब मोर देन 50% शेयर अगर सरकार होल्ड करती है, तो क्या हम उसको गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे? तो कंपनी एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 5, सेक्शन 2 क्लॉज 45 के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए, गवर्नमेंट कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए 51% या उससे ज्यादा शेयर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करना चाहिए। अगर 50.5 शेयर
कोई सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो उस केस में उसको सरकारी कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी का डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से बेनिफिट गवर्नमेंट कंपनी को है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके लिए डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा लीनियंट रहता है। ये मैं आरओसी की बात कर रहा हूँ। मतलब जो बात अभी संदीप जी ने और हमने डिस्कस की, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की या इंस्पेक्शन की, तो गवर्नमेंट कंपनी में जनरली सरकार कोऑपरेट करती है, और लेकिन कंप्लायंसेस उनको भी सारे करने पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट कंपनी पे वो सरकार के पास होता है, और जो भी सरकार की तरफ से एक अलग तरह की सी ऑडिट भी होगी। मतलब सरकार की पूरी कंट्रोलिंग होगी। स्टेट ऑडिट होने के साथ साथ वो सीएजी की रिपोर्ट भी साथ में देखेंगे, सीएजी की ऑडिट भी अलग से होगी। जो अपॉइंटमेंट होगी एम्प्लॉइज के या गवर्नमेंट कंपनीज में, वो उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल के हिसाब से होंगे। मतलब सरकार अपॉइंटमेंट्स को भी कंट्रोल करेगी। सारे इंपॉर्टेंट पावर्स सरकार के पास। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 8 कंपनी की तरफ। तो अगर किसी बिजनेसमैन को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसने पैसा बहुत कमा लिया और फाइनली अब उसको समाज के लिए काम करना है, वो प्रमोशन ऑफ कॉमर्स करना चाहता है, वो आर्ट या साइंस या स्पोर्ट्स या एजुकेशन या किसी और फील्ड में, सोशल वेलफेयर में, रिलीजन में, या चैरिटी किसी और तरह से करना चाहता है, या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो उस केस में वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर आप इंडिया में कोई एनपीओ बनाना चाहते हैं, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जर्नल भाषा में लोग इसको एनजीओ के नाम से भी जानते हैं। जर्नल भाषा में लोग इसको एनजीओ के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में कोई एनपीओ बनाना चाहते हैं तो 3 तरीके से आप एनपीओ बना सकते हैं। मतलब फॉर्मेशन के 3 तरीके संदीप जी हो सकते हैं। पहला तरीका, आप सेक्शन 8 कंपनी बना लीजिए, जो जिसमें आपको सरकार से लाइसेंस प्राप्त होता है। संदीप जी सॉरी, थोड़ा कोल्ड के कारण बियर करना पड़ेगा आपको, तो 1 मिनट लूंगा बस। ओके सुरेश जी, टेक योर टाइम, है ना, कोई इशू नहीं है, प्लीज। यस, तो अगर आपको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, जिसको हम जनरल भाषा में एनजीओ भी कहते हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए भारत में हमारे पास सिर्फ 3 मॉडल है। वो पहला मॉडल है कि आप एक सेक्शन 8 कंपनी बना लीजिए। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए आपके पास 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए और 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो आप सेक्शन 8 कंपनी के मॉडल में काम कर सकते हैं। दूसरा मॉडल होता है आप ट्रस्ट बना के भी काम कर सकते हैं। ट्रस्ट बनाने के लिए एक व्यक्ति भी काफी है, वही व्यक्ति सेटलर बन जाएगा, और द सेम पर्सन कैन बिकम द ट्रस्टी ऑल्सो। तो ट्रस्टी और सेटलर दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। तो एक आदमी भी उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ट्रस्ट को बना सकता है। और तीसरा तरीका जो कि बहुत वाइडली नोन तरीका है, उसको हम कहते हैं सोसाइटी। सोसाइटी बनाने के लिए आपको 7 लोग चाहिए। अगर आपको नेशनल लेवल की सोसाइटी बनानी है तो आपको अलग अलग स्टेट्स के लोग चाहिए, उनका एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो इन 3 तरीकों से ये एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है। तो अब क्योंकि हम कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं, और कंपनी एक्ट में जो एक मॉडल हमें मिला है वो है सेक्शन 8 कंपनी का। तो सेक्शन 8 कंपनी का, अगर मैं इनकॉर्पोरेशन की बात करूं, तो सेक्शन 8 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सिंपली कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की तरह नहीं होता। सेक्शन 8 कंपनी में आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ एक एडिशनल सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसको सेक्शन 8 का सर्टिफिकेट कहा जाता है। कि मतलब आपकी जो कंपनी है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो हमें पता है कि सेक्शन 8 कंपनी में बैलेंस शीट की जगह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना होता है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग सेक्शन 8 कंपनियां और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए हम लोग ऑडिट का काम भी करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये है सेक्शन 8 कंपनी, और उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या काम सेक्शन 8 कंपनी में आप कर सकते हो। आप कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, और बहुत सारे तरह के ऐसे काम जो समाज के लिए आवश्यक हैं, जो व्यक्ति
पैसे कमाने के लिए नहीं करता, वो काम आप इसमें कर सकते हैं। एक समय ऐसा था कि जितने भी स्कूल इंडिया में थे वो सेक्शन 8 कंपनी में ही अप्रूव होते थे। कुछ समय, और ये केस मैं पर्सनल अपना डिस्कस करना चाहूंगा कि एक क्लाइंट था हमारा, उसने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिंपल बनानी चाहिए और उसमें उसने बिजनेस उस समय पे मैनुअल कंपनी बना करती है, मतलब अभी स्पाइस की तरह नहीं जैसे अभी हम बना देते हैं। उस समय पे क्या हुआ, उन्होंने आरओसी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मेमोरेंडम आर्टिकल और सारी चीजें, सारे पेपर बना के सबमिट किया। तो आरओसी ने ऑब्जेक्शन लगाया कि सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप स्कूल का काम नहीं कर सकते, स्कूल का काम करने के लिए आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी पड़ेगी। तो ये जो जो शिक्षा से रिलेटेड कंपनीज हैं, जो एजुकेशनल बेनिफिट से रिलेटेड कंपनियां, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो काम है, ज्यादातर वो काम सेक्शन 8 कंपनी में, ट्रस्ट में और सोसाइटी में हमारे देश में होते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं जहाँ पे शिक्षा का काम भी, जहाँ पे एजुकेशन का काम भी लोग नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किया करते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेक्शन 8 कंपनी सीएसआर में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी काम कर सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मतलब अब सबसे पहले हमें समझना है कि यार सीएसआर क्या होता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको पता है कि क्या होती है। कंपनी सर्टेन क्राइटेरिया बनाए गए हैं, अगर आपकी कंपनी उसमें फॉल करती है, आपकी कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, एक सर्टेन लिमिट की आपकी कंपनी की टर्नओवर है या आपकी कंपनी लिस्टेड है, अगर आपकी कंपनी उस क्राइटेरिया में फॉल करती है तो जितना भी आपकी कंपनी का प्रॉफिट है उसका 2% आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपकी कंपनी खर्चा कैसे कर सकती है, दिस इज वेरी लाइक रेलेवेंट पॉइंट कि कैसे खर्चा करेंगे भाई, बताओ तो सही हमें। तो सरकार ने बोला कि हमने आपको एक लिस्ट, एक शेड्यूल प्रोवाइड कराया, उसमें ये हमने एक्टिविटी लिख दी, अगर आप उस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी खर्चा करते हो तो आपका वो खर्चा सीएसआर में आप क्लेम कर सकते हैं। तो उस लिस्ट में क्या है, उस शेड्यूल में क्या है, उस शेड्यूल में एजुकेशन डाल दिया, उस शेड्यूल में हेल्थ डाल दिया, उस शेड्यूल में एनवायरनमेंट डाल दिया, उस शेड्यूल में स्पोर्ट्स डाल दिया, उस शेड्यूल में साइंस डाल दिया, उस शेड्यूल में आर्ट्स डाल दिया। तो इस तरह का कोई भी सोशल वेलफेयर का काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको सीएसआर का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं तो वहां पे रिलीजियस काम को भी, हम रिलीजियस काम के लिए, किसी मंदिर के लिए, किसी गुरुद्वारे के लिए भी हम सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं। लेकिन सीएसआर का अगर आप काम करना चाहते हैं, सीएसआर में आप खर्चा दिखाना चाहते हैं, तो अगर मंदिर में किया गया दान या किसी और धार्मिक संस्था में किया गया दान सीएसआर में नहीं आता। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ साथ कुछ इस पे और बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन हमें ये देखना कि किस तरीके से हम अपने समाज का उत्थान करने के लिए जो भी काम करेंगे वो सीएसआर में आएगा। तो अब एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि 2% आपको खर्च करने, आप डायरेक्ट समाज में जाइए, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है उसके आसपास पेड़ लगवाइए, उसके आसपास लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवाइए, उसके आसपास कोई स्कूल है तो उसको अडॉप्ट कर लीजिए, वहां पे अपना खर्चा करिए। लेकिन किसी भी तरह से आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज या आपकी कंपनी के ओनर्स को, एक और दे दीजिएगा लेमन टी, आपकी कंपनी के ओनर को, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज को या आपकी कंपनी से रिलेटेड किसी और स्टेक होल्डर को उसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली नहीं कराना है। डायरेक्टली मतलब सिर्फ एम्प्लॉयज को बेनिफिट नहीं होना चाहिए। उस एरिया में जहाँ पे आपकी कंपनी है, उस एरिया में जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, या जिस एरिया में आप सीएसआर के लिए स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहां पे पब्लिक एट लार्ज को अगर बेनिफिट हो रहा है, साथ साथ आपका कोई एम्प्लॉय भी जाके उसमें दवाई ले रहा है, साथ साथ आपके किसी एम्प्लॉय का बच्चा भी उसमें अगर पढ़ ले रहा है, तो इसके लिए सरकार आपको मना नहीं करती है। लेकिन आप कोई ऐसा स्कूल नहीं बना सकते कि सिर्फ आपके एम्प्लॉयज के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। कोई ऐसी डिस्पेंसरी नहीं बना सकते कि जिसमें सिर्फ आपके एम्प्लॉयज का इलाज होगा, कि 90% तो आपके एम्प्लॉय और 10% आम पब्लिक। ऐसा नहीं है, 90% आम पब्लिक है और 10% अगर आपके एम्प्लॉय है तो चलेगा, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये डोनेशन नहीं है सर, सीएसआर इज नॉट डोनेशन, सीएसआर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको कह सकते हैं। तो अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, उसके पास 12A और 80G का लाइसेंस या जो सर्टिफिकेट कहते हैं हम 12A 80G का, अगर वो 12A 80G सेक्शन में रजिस्टर्ड है और पिछले 3 साल से वो किसी एक एरिया में काम कर रही है, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक सेक्शन 8 कंपनी है और वो पिछले 3 साल से
एजुकेशन में काम कर रही है, पिछले 4 साल 5 साल से एजुकेशन में काम कर रही है, गरीब बच्चों को पढ़ाती है, स्कूल बनाती है, उनके लिए डेवलपमेंट करती है, तो उस सेक्शन 8 कंपनी को हम फॉर्म CSR 1 भर के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मान सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या चीज होती है ये भी हमें समझना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मतलब मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है और उसका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट का 2% अगर मान लीजिए उसको समाज के लिए CSR के लिए खर्च करना है, तो वो डायरेक्टली खर्च कर सकती है, या वो किसी और संस्था जो पहले से उस सेक्टर में काम कर रही है उसको अपना पैसा देगी और उसको बोलेगी कि तुम एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमारे लिए काम करो, हमारे लिए स्कूल बनाओ, हमारे लिए हॉस्पिटल बनाओ और हमारे बिहाफ पे उसका बेनिफिट समाज तक पहुंचाओ, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। मतलब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का काम करने के लिए कोई संस्था जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ही एलिजिबल है। उसके पास 12A और 8TG का लाइसेंस होना चाहिए, उसके पास पिछले एटलीस्ट 3 इयर्स का, 3 से ज्यादा का है तो नथिंग लाइक इट, एटलीस्ट 3 इयर्स का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनने के लिए, उस संस्था द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में CSR 1 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। तो आपकी कंपनी अगर 3 साल से ज्यादा से समाज की सेवा कर रही है, आपकी कंपनी के पास अगर 12A और 8TG का रजिस्ट्रेशन है और आपने CSR 1 फाइल किया है, तो आप किसी बड़े कॉर्पोरेट के बिहाफ पे, किसी ऐसे कॉर्पोरेट के बिहाफ पे जिसको समाज के लिए CSR का काम करना है, आप उनके बिहाफ पे उनकी हेल्प कर सकते हैं और एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके बदले में आपको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो भी एक्सपेंस होगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी द्वारा वो मिलेगा, वो 5% तक हो सकता है। मान लीजिए कि किसी को 1 करोड़ रुपए का काम करना है CSR में, तो 5 लाख रुपए तक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को मिल सकते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जनरली जो कंपनी हम लोग बनाते हैं 99% कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत कम सुनने को मिलता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होगी। तो कंपनी लिमिटेड का बाय गारंटी का मतलब होता है कि जो इनिशियल सब्सक्राइबर हैं कंपनी के, वो एक गारंटी देते हैं कि अगर मान लीजिए कल को कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो इनके असेट्स के प्रति हमारी इतने लाख रुपए की या इतने रुपए की गारंटी है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 2 तरह की होती है सर। एक तो होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल। विद शेयर कैपिटल में शेयर इशू होते हैं और जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का काम होता है वैसे उसका काम चलता है और शेयर अलॉट होते हैं, उसके पास एक कैपिटल होती है। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में लोग तो होते हैं लेकिन वो कैपिटल नहीं डालते हैं कंपनी में। वो गारंटी होती है उनकी कि जब कंपनी कभी लिक्विडेट हुई या कभी वाइंडिंग अप हुआ तो कंपनी के एसेट्स के प्रति या कंपनी की लायबिलिटी के प्रति हमारी इतने इतने रुपए की, इतने इतने लाख की गारंटी है। हम कंपनी के वाइंडिंग अप के समय पे अगर हमें पैसा देना पड़ेगा तो हम इतना पैसा देने के लिए लायबल होंगे। लेकिन वो शेयर कैपिटल नहीं डालते हैं। तो एक ही क्वेश्चन आ जाता है कि यार वो शेयर कैपिटल नहीं डालते तो कंपनी चलती कैसे है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो हमें जानना चाहिए कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में जो ऐसी संस्था होती है जो सामाजिक काम करती है, मतलब कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है और वो कुछ लोगों ने मिलके बनाया और उसके अंदर जो पैसा आता है वो डोनेशन के रूप में आता है, उसके अंदर जो पैसा आता है वो ग्रांट्स के रूप में आता है। तो जनरली ऐसी संस्थाएं जो ग्रांट्स से चलती हैं, जो डोनेशन से चलती हैं, जो जो समाज के बेसिकली कंट्रीब्यूशन से चलती हैं, जिनका पैसा डोनेशन और ग्रांट से आता है, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी होती है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं खुद दूंगा और ये मेरी क्लाइंट कंपनी भी है। तो जैसे मान लीजिए दून स्कूल का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा बहुत फेमस स्कूल है दून स्कूल देहरादून में। तो ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। और ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं जो लिमिटेड बाय गारंटी है और वो सेक्शन 8 कंपनी भी है। तो ये हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिला कि यार आज तक तो हम देखते थे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, शेयर कैपिटल होती है, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी कैसे चलेगी, क्या होगी। तो लिमिटेड बाय गारंटी में और कुछ अलग नहीं होता। लिमिटेड बाय गारंटी सिंपल कंपनी होती है जिसके अंदर जो इनिशियल सब्सक्राइबर है उन्होंने गारंटी दी होती है कि कल को कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हम इतने इतने रुपए की गारंटी दे रहे हैं। और साथ साथ अगर कंपनी
लिमिटेड बाय गारंटी प्लस नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो उस केस में संदीप जी जो फंड आता है वो डोनेशन से या ग्रांट से आता है। तो ये चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये साथ साथ हमारे यहाँ पे कंपनीज एक्ट में, वैसे तो ये सच बताऊं तो ये पूरे कंपनीज एक्ट का अगर मैं एसेंस बोलूं तो उसके एक तरह से मुझे लगता है कभी कभी अगेंस्ट है, क्योंकि कंपनी का मतलब ही हुआ कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दिया गया है जहां पे अनलिमिटेड कंपनी खोलने का भी कॉन्सेप्ट है, जहां पे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं है आपकी। ऑल दो लिमिटेड कंपनीज में अगर मान लीजिए मैंने कंपनी में 1 लाख शेयर सब्सक्राइब किए तो 1 लाख तक की मेरी लिमिटेशन है, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी में यहाँ पे कोई लिमिटेशन हमारी नहीं होती। उसके बाद हम आगे चलते हैं जब, तो आगे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। संदीप जी मेरी स्क्रीन आपको ठीक से दिख रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल दिख रही है जी। तो एक कॉन्सेप्ट है होल्डिंग और सब्सिडरी का। इस पे तो अगर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो जो कि किसी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स को कंट्रोल करती है और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल करती है, या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहे हैं अगर उनको आपकी कंपनी कोई और कंपनी कंट्रोल कर रही है तो उसको होल्डिंग कंपनी माना जाता है, जो कंपनी कंट्रोल कर रही है। और जो कंपनी कंट्रोल हो रही है उसको कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो ये तो हम डेली बेसिस पे करते हैं। तो ये था बेसिक थोड़ा सा कंपनी एक्ट के बारे में, जिसमें हमने 2-3 कॉन्सेप्ट जो नॉर्मल रूटीन लाइफ से हटके थे संदीप जी वो डिस्कस किए। एक सेक्शन 8 कंपनी हमने डिस्कस किया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हमने डिस्कस किया, और साथ साथ हमने डिस्कस किया कंपनी अनलिमिटेड कंपनी हम किसको कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल पे। तो इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। इनिशियली जब हम कंपनी में कैपिटल डालते हैं तो हम इक्विटी के साथ भी कंपनी बना सकते हैं, प्रेफरेंस के साथ भी कंपनी बना सकते हैं। फर्दर इशू लाते हैं जब हम, तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास उन इश्यूज को लाने के लिए। पैसा, मान लीजिए आपने इनिशियल कैपिटल डाली थी, अब पैसा खत्म हो गया, अब कहाँ से लाएं पैसा? तो 2 तरह से ही कंपनी में पैसा हम ला सकते हैं। तो हम शेयर कैपिटल डालेंगे या डेट डालेंगे कंपनी में। शेयर कैपिटल 2 तरह से आ सकती है, तो इक्विटी डालिए या प्रेफरेंस डालिए। प्रेफरेंस भी 2 तरह के होते हैं, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो वो देखने पड़ेंगे हमें, वो समझेंगे क्या होता है। उसके बाद डेट के बारे में जब हम समझते हैं तो डेट हमारे पास कई तरीके से हो सकती है सर। डेट तो आप सिंपल लोन भी ले सकते हो, हम तो अपनी बैलेंस शीट से दिखाते हैं। अनसिक्योर्ड लोन आया, सिक्योर्ड लोन आया, डिवेंचर्स आए, बॉन्ड्स आए, ये कई सारे तरीके हैं। और डिवेंचर में भी कई सारे तरीके हैं, जिसमें हम कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं अलग अलग तरीके से। तो मैं संदीप जी से और बीडी अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सेशंस हम अपने प्रोफेशनल्स के लिए रखें जिसके अंदर हम ये डिस्कशन कर पाए कि कौन सी तरह की कैपिटल की कौन सी कंपनी में लाई जाए। संदीप जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशन रखें कि अगर मान लीजिए मुझे फर्दर इशू करना है तो मैं कन्वर्टेबल डिवेंचर लाऊं या नॉन कन्वर्टेबल लाऊं, मैं सीसीपीएस लाऊं मतलब कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लाऊं, या मैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लाऊं। अगर मेरे को स्टार्टअप को कोई एडवाइस देनी है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं उसके सारी चीजें मैं उसकी संभाल रहा हूँ, तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि भाई साहब आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप डिवेंचर लो या कैपिटल लो या प्रेफरेंस लो या इक्विटी लो, क्या लो। तो उसको असेस करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो वो चीजें हमें समझने की जरूरत है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इस पे एक सेशन अपना प्लान करें। अब हम लोग आ जाते हैं इनकॉर्पोरेशन की तरफ, और इनकॉर्पोरेशन आज के समय में बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक बन गया है। और ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन गया है क्योंकि लगभग 750 प्रोफेशनल्स को सरकार की तरफ से नोटिस इशू हुए हैं। तो इनकॉर्पोरेशन का क्या प्रोसेस होता है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ में इनकॉर्पोरेशन करते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है एज प्रोफेशनल, वो चीजें मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है इनकॉर्पोरेशन में कि आपको आपका मनपसंद नाम मिल जाए। तो पहले क्या हुआ करता था, आज से 5-7 साल पहले आप अपने रीजनल जो आपका आरओसी ऑफिस होता था आपके स्टेट का, वहां जाते थे, आप नाम अप्लाई करते थे और आपका वो नेम वाला जो कॉन्सेप्ट है या इनकॉर्पोरेशन का काम है वो आरओसी किया करता था। लेकिन आज 2016 में, आज से 5-6 साल पहले सरकार एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई जिसमें उसने सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर एक मानेसर में बनाया, जिसको हम सीआरसी के नाम से भी जानते हैं। और सीआरसी में पूरे भारत की कंपनी रजिस्टर होने लगी। मतलब आपको अगर तमिलनाडु की कोई कंपनी रजिस्टर करानी है
तो तमिलनाडु आरओसी उसको नहीं देखेगा, चेन्नई वाला जो आरओसी है उसको नहीं देखेगा, वो काम भी मानेसर में ही देखा जाएगा। अगर आपको महाराष्ट्र में कोई कंपनी रजिस्टर करानी है तो महाराष्ट्र के लिए आपको मुंबई आरओसी जाने की जरूरत नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन आपका मानेसर से ही हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए। क्रांति क्यों थी? क्योंकि जो मैक्सिमम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या ये पूरा तंत्र था जो ग्राउंड लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के लिए काम करता है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस जो आरओसी, ज्यादातर लोग इसी में बिजी रहते थे कि हमें कंपनियां बनानी है, हमें कंपनी में फॉर्म अप्रूव करने हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत प्रेशर उनके ऊपर होता था। साथ साथ में रेगुलर कंप्लायंसेस से रिलेटेड बहुत सारा प्रेशर उनके ऊपर होता था। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर बना के, सीआरसी बना के सारा काम वहां पे शिफ्ट कर दिया। अब आरओसी कंपैरेटिवली फ्री हो गए। तो जब आरओसी कंपैरेटिवली फ्री हुए तो उनको ये लगा कि नहीं, बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं जो हमें अप्रूव करने पड़ते हैं देख देख के। तो सरकार ने एक और स्टेप लिया, सरकार ने ज्यादातर जो फॉर्म्स है उनको एसटीपी मोड कर दिया। एसटीपी मतलब स्टेट थ्रू प्रोसेस। उस पर डायरेक्टर के साइन लगेंगे, उस पर प्रोफेशनल के साइन लगेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल की होगी अगर उसमें कोई गलती होती है, और वो फॉर्म डायरेक्टली आप अपलोड करेंगे और डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में दो तरह के फॉर्म होते हैं। एक होता है एसटीपी मोड, जिसको कहा जाता है स्टेट थ्रू प्रोसेस, और दूसरा होता है अप्रूवल मोड। तो अप्रूवल मोड में तो वो फॉर्म ऑफिसर के पास जाता है, ऑफिसर उसको खोलता है, ऑफिसर उसको देखता है। उसके बाद जब ऑफिसर को सारी चीजें ठीक लगती हैं तो वो उसको अप्रूव करता है। अगर ऑफिसर को कुछ कमी लगती है तो वो आपको उस फॉर्म को रीसबमिशन में डाल देता है। रीसबमिशन में डालने के बाद आप फिर से डॉक्यूमेंट देते हो जो भी कमी रह गई है, और फिर वो फाइनली अप्रूव होता है। तो वहां पे तो आपकी चीज चेक हो रही है। लेकिन एसटीपी मोड क्या होता है कि उस पर प्रोफेशनल के साइन लगेंगे और डायरेक्टली वो अप्रूव हो जाएगा फॉर्म। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सीएसीएस की, जिसने उसके ऊपर साइन लगाए। तो इन चीजों के बाद जब सीआरसी बन गया, सारा काम उठा के एक जगह शिफ्ट कर दिया गया इनकॉर्पोरेशन का, और एसटीपी मोड में जब सारे फॉर्म चले गए तो आरओसी के पास काम कंपेरेटिवली कम हो गया। जब आरओसी के पास ये वाला सारा काम कम हुआ तो आरओसी किस तरफ ध्यान देने लगा? आरओसी ध्यान देने लगा नोटिस इशू करने में। आरओसी से 206 की इंस्पेक्शन के नोटिस आने लगे, इंक्वायरी के नोटिस आने लगे, और आरओसी और इन्वेस्टिगेशन करने लगा, कंप्लायंसेस की जड़ों में घुसने लगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम समय के साथ साथ अपने आप को चेंज करें। 2016 2015 उससे पहले अगर आप कंपनी के रिकॉर्ड्स बनाते थे, अगर आप कंपनी के फाइलिंग करते थे, उनकी कंप्लायंसेस में कोई गलती हो जाती थी तो हम उतना परेशान नहीं होते थे, क्योंकि उस समय कोई आरओसी से नोटिस ही नहीं आता था। और आज के सिनेरियो में अगर आप देखें तो कितने सारे नोटिस नॉन कंप्लायंस के आरओसी भेज रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम संभल जाएं अभी भी, और हम ध्यान से पूरे कंप्लायंसेस को करें, क्योंकि कई जगह तो इतनी ज्यादा पेनल्टीज हैं कंपनी एक्ट में कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई जगह मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, मतलब क्रिमिनल केसेस तक हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो कंपनी अगर हमें बनानी है तो सबसे पहले हमें नेम रिजर्वेशन करना पड़ेगा। नेम रिजर्वेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक छोटा सा पोर्टल खुलता है, उसमें जो आपको नाम चाहिए 2 ऑप्शन आप डालते हैं। आप ये लिखते हैं कि कंपनी को, चलिए ये प्रोसेस मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आगे वाले आने वाली स्लाइड में ही है। तो पहला प्रोसेस है नेम रिजर्वेशन का। जब आपका कंपनी का नेम रिजर्व हो जाए तो आप अपने डिजिटल साइन बनवा लीजिए। उसके बाद अगर आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं तो आपको अलग से डिन लेने की जरूरत नहीं है, उसी फॉर्म में आपको डिन मिल जाएगा। लेकिन आपकी कंपनी में 3 से ज्यादा डायरेक्टर हैं, अगर मान लीजिए 14 डायरेक्टर हैं या 15 डायरेक्टर हैं, तो आपको सेपरेट एक DIR 3 एप्लीकेशन आती है, वो फाइल करनी पड़ेगी। जब आपने नेम आपको मिल गया, DSC आपने बनवा लिए, आपने 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स हैं तो उसके डिन ले लिए, उसके बाद आपको एक फॉर्म 22+ पार्ट बी फाइल करना होता है, जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर पे टाइप करके आपको एक मेमोरेंडम और एक इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बनाना होता है। आप वर्ड फाइल में टाइप करके रख लीजिए और वहां पे उठा के आप पेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपका MOA AOA के साथ एक INC 9 में जो उसके शेयर होल्डर है उसकी डिक्लेरेशन जाएगी कि भाई हम इस कंपनी को बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो देंगे। और साथ में एक नया फॉर्म अजाइल प्रो आपको भरना पड़ता है। अजाइल प्रो में आप GST, बैंक अकाउंट, EPFO, ESIC, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और प्रोफेशनल टैक्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको
उससे रिलेटेड चीजें आप भर सकते हो। अब कई लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब हमें तो जीएसटी चाहिए ही नहीं अभी इनकॉर्पोरेशन के समय में, तो हम क्या करें। कुछ लोग बोलते हैं कि बैंक अकाउंट हमें नहीं खुलवाना, हम तो अपने पसंदीदा बैंक में बैंक अकाउंट खुलाएंगे जिस ब्रांच में हम खोलना चाहते हैं। या कुछ लोग बोलते हैं हमें ईएसआई का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, हमें पीएफ का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। तो जीएसटी तो ऑप्शनल है, आप ऐसा कर सकते हैं कि जीएसटी आप ना, जीएसटी में आप टिक ना करें, लेकिन ईएसआई, ईपीएफओ, शॉप स्टेब्लिशमेंट टैक्स और बैंक अकाउंट आपको मैंडेटरी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के साथ साथ ही वो आपको खुलवाना है। तो सरकार की इंटेंट ये थी कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू भारत की रैंकिंग ऊपर लेके जाए। जो इंटरनेशनल बॉडीज कुछ एक लिस्ट बनाती है कि किस देश में कितनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लेकिन इस एजाइल प्रो के कारण कई सारे स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्लम भी आई कि मान लीजिए वो किसी अलग ब्रांच में खोलना चाहते थे अकाउंट, किसी और ब्रांच में खुल गया, वो ईएसआई उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता, लेकिन जबरदस्ती ईएसआई भी उनको लेना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण आई। सरकार चाहती थी कि एक ही फॉर्म से सारी चीजें इंटरलिंक्ड हो जाए, आपको अलग से ईएसआई ना भागना पड़े, अलग से पीएफ में ना भागना पड़े, अलग से जीएसटी में ना जाना पड़े, अलग से बैंक में ना जाना पड़े। आपने कंपनी बनाई और एक ही दिन में सब कुछ हो गया। ये कई लोगों को इसका बेनिफिट भी हुआ, लेकिन इसके कई सारे डीमेरिट्स भी हैं। तो जब ये सारी चीजें अपलोड हो गई, स्पाइस प्लस पार्ट बी आपने अपलोड कर दिया, एमओए, एओए, INC 9 और अजाइल प्रो जब आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है। तो अब हमने कंपनी बना ली, मैंने ब्रीफ प्रोसेस तो आपको बता दिया, डिटेल प्रोसेस यहाँ पे दिया, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, इसमें आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है कि आप टाइप ऑफ कंपनी क्या है, मतलब पब्लिक है कि प्राइवेट है, क्लास बतानी पड़ती है, गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है, या लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी, कैटेगरी आपको देनी पड़ती है, और मेन डिवीजन ऑफ कंपनी आपको देना पड़ता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट की मेन डिवीजन, मतलब मेन डिवीजन आप समझने की कोशिश करिए कि आपने बोला कि मेरी कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में डील करेगी, तो आप डिवीजन ठीक डालें और एक्टिविटी कोड ठीक डालें। सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, आरओसी की तरफ से एक एक्टिविटी कोड की लिस्ट है कि अगर आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आप कोड नंबर 12 में फॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंस का काम करना चाहते हैं तो आप कोड नंबर 13 में फॉल करेंगे। अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो आप इस कोड में फॉल करेंगे। अगर आप बिजनेस में ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं तो इस कोड में जाएगा आपका नाम। तो कोड सिलेक्शन अगर गलत है आपका, तो नेम रिजेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इनिशियल जब आप नेम रिजर्व कराते हैं, जब आपने फॉर्म फाइल किया, तो इनिशियली आपको 20 दिन के लिए वो फॉर्म, वो नेम अप्रूव होके मिल जाता है। 20 दिन में आपको फर्दर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। लेकिन आपको लगता है कि 20 दिन कम है, आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, किसी फॉरेन के व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जहां से पेपर आने में समय लगेगा, तो आप उस नाम को फर्दर 40 डेज के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हो। मतलब इन टोटल 20 + 40 60 दिन के लिए आपको नाम मिल सकता है। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस है जो हमें पता होना चाहिए। और पार्ट बी में हमें सारी डिटेल, सब्सक्राइबर की डिटेल देनी होती है। आर्टिकल मेमोरेंडम के बारे में मैंने आपको बता दिया, और अजाइल प्रो में तो मैंने आपको बताया कि जीएसटी, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स और बैंक अकाउंट, ये सब चीजें आपको करानी पड़ती हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हमें बहुत ध्यान से चीजें ध्यान में रखनी है, वो करना है कि अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं जिसके अंदर जो कंपनी के सब्सक्राइबर है, मतलब जो शेयर होल्डर्स है, वो फॉरेन के लोग हैं, तो उस केस में आपको क्या क्या चीजें करनी है। मतलब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का पासपोर्ट अटैच करने जा रहे हो, या कोई पेपर जो है वो आप बाहर से मंगा रहे हो विदेश से, उसके एड्रेस प्रूफ, उसके आईडी प्रूफ, जो सब्सक्राइबर शीट उसने साइन करके दी, ये सारी चीजें जब विदेश से इंडिया में आती हैं तो इनको आपको नोटरी कराना पड़ता है। अब मान लीजिए कि जो आपका क्लाइंट है वो अमेरिका में मान लीजिए रहता है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यार अमेरिका से अगर कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है तो क्या वो नोटरी होगा, या हमें उसको अपोस्टाइल कराना पड़ेगा, क्या उसको कॉन्सुलेट के थ्रू मंगाना पड़ेगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या अमेरिका कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आता है या नहीं आता। अगर अमेरिका कॉमनवेल्थ कंट्री में आता है तो आप अमेरिका के किसी भी नोटरी पब्लिक से उस डॉक्यूमेंट को नोटरी करा के मंगा लीजिए। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं संदीप जी, तो हम सेशन खत्म होने के बाद क्वेश्चंस को ले लेंगे। तो अगर मान लीजिए अमेरिका का कोई क्लाइंट है आपका, वहां से सब्सक्राइबर शीट या वहां से कोई कागज आ रहे हैं, तो आप उसको नोटरी करा के मंगा लीजिए।
क्योंकि अमेरिका कॉमनवेल्थ कंट्री का पार्ट है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होती है। उन सभी कंट्रीज को जहाँ पे जिन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कभी ना कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी रही, उनको कॉमनवेल्थ कंट्री माना जाता है ना। तो आपको एक कॉमनवेल्थ कंट्री की लिस्ट वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसमें चेक करना है आपकी कंपनी का, आपके क्लाइंट का नाम, कि भैया आप कॉमनवेल्थ कंट्री में आते हो, और जो भी आप हमें डॉक्यूमेंट यूएसए से इंडिया में भेजोगे वो सारे डॉक्यूमेंट वहां के नोटरी पब्लिक से नोटरी होने चाहिए। तो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए कि आपका जो क्लाइंट है वो कॉमनवेल्थ कंट्री में नहीं फॉल करता, लेकिन 1961 में बहुत सारे देशों ने मिलके एक जगह है वहां पे एक कन्वेंशन करी थी, जिसको हेग अपोस्टाइल कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। अगर आपका क्लाइंट उस कंट्री में रहता है जो हेग अपोस्टाइल कन्वेंशन का पार्ट थी, तो उस कंट्री से जो भी कागज आपके पास आएगा संदीप जी, वो आपको नोटरी भी कराना है, साथ में वहां की अथॉरिटी से वो आपको अपोस्टलेट करा के भेजना, अपोस्टाइल करके भी वो कागज आपके पास आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे मंगाए। और एक केस ये हो जाता है कि आप मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं जो ना तो कॉमनवेल्थ कंट्री में फॉल करी, ना वो हेग कन्वेंशन का पार्ट रही, तो वहां से कागज मंगाए तो कैसे मंगाए? वहां से अगर आप कागज मंगाएंगे तो आपको पहले कागज वहां के नोटरी पब्लिक से नोटरी कराना है, उसके बाद कंसुलराइज कराना है। वहां का जो डिप्लोमेटिक ऑफिस होगा इंडिया का, वहां से उस कागज को आने से पहले आप कंसुलराइज कराएंगे, मतलब वो ऑथेंटिसिटी आपकी चेक करेगा कि कागज जो यहाँ पे जा रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो 3 तरीके हमारे पास है। अगर आपका कागज कॉमनवेल्थ कंट्री से आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो विदेश से आ रहा है और वो कॉमनवेल्थ में फॉल करती है, तो वो कॉमनवेल्थ कंट्री से आएगा कागज, वो नोटरी होके आपके पास आ जाएगा, चल जाएगा, लगा दो, कोई रिसबमिशन नहीं आएगा। अगर कोई कंट्री ऐसी है जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है बट वो हेग कन्वेंशन का पार्ट है, तो वहां पे उस समय पे जो कागज आएगा वो नोटरी भी होगा प्लस अपोस्टाइल भी होगा। और तीसरा पार्ट, ना तो वो हेग कन्वेंशन का पार्ट है ना कॉमनवेल्थ है, तो नोटरी होगा प्लस कंसुलराइज्ड होगा डिप्लोमेट के थ्रू। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखनी है। अब हम क्या करें जब हम कंपनी बना रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमारे ध्यान में होनी चाहिए? पहले तो आप ये देखिए कि अगर कोई कंपनी आप बना रहे हैं और उस कंपनी में कोई अलग से सेक्टरल रेगुलेटर आपके ऊपर, मान लीजिए आप कोई एनबीएफसी बना रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप एनबीएफसी बनाने से पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल आरबीआई की लेके आ जाएं, जिससे आपको नेम लेने में आसानी हो जाए। आप स्टॉक ब्रोकर बनने जा रहे हैं तो आपके पास सेबी की अप्रूवल होनी चाहिए, या आप कोई इंश्योरेंस कंपनी बनाने जा रहे हैं तो आपके पास आईआरडीए की अप्रूवल होनी चाहिए। तो वो अप्रूवल्स लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई फॉरेन कंपनी का काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप सब्सक्राइबर या आपका जो क्लाइंट है वो विदेश में बैठा हुआ है, तो वहां पे जो मेमोरेंडम या आर्टिकल बनते हैं वो फिजिकल फॉर्म में साइन करेगा आपका क्लाइंट, वहां पे आप नोटरी कराएंगे या अपोस्टाइल कराएंगे, उसके बाद आपके पास आएगा। मतलब ईएमओए और इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल जैसे इंडियन केस में हम लोग अटैच करते हैं, वैसे उस केस में अटैच नहीं हुए, वहां पे फिजिकल आर्टिकल और फिजिकल मेमोरेंडम आपके पास साइन होके विदेश से नोटरी होके अपोस्टाइल होके फिर आएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर विदेश का क्लाइंट है, आपका क्लाइंट फॉरेनर है, तो आईएनसी 9 की डिक्लेरेशन जो ऑटोमेटिक जनरेट होती है वो भी नहीं होगी, वो भी वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे, सारे पेपर साइन होके आपके पास आएंगे। और एक और बहुत बड़ी, एक ये लेटेस्ट और सभी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट एक अभी नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आई है कि आप मान लीजिए कोई कंपनी बनाने जा रहे हैं या किसी कंपनी में किसी व्यक्ति को आप डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, और वो जो व्यक्ति है, वो जो पर्सन है, वो किसी ऐसी कंट्री से है जो भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, या आप ये कह सकते हैं कि इंडिया का पड़ोसी कोई देश है, उसका कोई व्यक्ति है जो इंडिया में डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है। खास करके कोई चाइनीज कंपनी को आप डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हो, या कोई पाकिस्तान के व्यक्ति को आप डायरेक्टर अपॉइंट करना जा रहे हो, कोई बांग्लादेश का व्यक्ति को आप डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हो, किसी नेपाल के किसी पर्सन को आप यू वांट टू अपॉइंट डायरेक्टर इन योर कंपनी, तो इन सब केसेस में यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है। तो कोई फॉर्म आप गलत सर्टिफाई ना कर दें गलती से जिसमें डायरेक्टर हो, तो डायरेक्टर का आपको पहले नेशनैलिटी चेक करना है। चेक करो भैया तुम्हारे पे आधार कार्ड है, तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट दिखाओ अपना, जिससे आप उसकी नेशनैलिटी वेरीफाई कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुत सारे प्रोफेशनल्स को इसके लिए नोटिस इशू अब हुए हैं चाइनीज कंपनी के मैटर में। और एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि
कई सारे केसेस ऐसे हुए कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला जी हम तो एक कंपनी बनाना चाहते हैं और हम ऐसे ऐसे बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप से रिलेटेड है, हमारा सारा जो बिजनेस है वो अमेरिका में, नाउ वी वांट टू स्टार्ट सम बिजनेस हियर इन इंडिया, या हमारा सारा बिजनेस चाइना में, हम इंडिया में कोई काम करना शुरू मतलब करना चाहते हैं। और क्योंकि एक्ट में दिया गया है कि अगर आपको कोई कंपनी बनानी है तो मिनिमम 1 रेजिडेंट डायरेक्टर आपके पास होना चाहिए। तो रेजिडेंट डायरेक्टर हमारे पास कोई इंडिया में है नहीं, क्योंकि हमारे सारे एम्प्लॉय तो बाहर बैठते हैं। तो वो कहते हैं सर आप हमारे सीईओ हो, आप हमें कोई एक अपना आदमी प्रोवाइड करा दो, उसके लिए जो भी 15-20 हजार रुपए महीना, 50 हजार रुपए महीना मिलेंगे तो वो आप हमसे ले लेना, चार्ज कर लेना, आपकी एडिशनल इनकम हो जाएगी। अच्छा, प्रोफेशनल्स ने भी सोचा कि यार ठीक है, तो मेरा ये जानने वाला है, इसको मैं अपॉइंट करा देता हूँ, उसको कोई आपत्ति है नहीं, वो आप पे पूरा विश्वास करता है, आपने उसको अपॉइंट करा दिया। अब उस केस में इस तरह के डायरेक्टर्स को कहा जाता है डमी डायरेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी निकल के आया है। तो डमी डायरेक्टर के केस में मतलब जो एक्चुअल में कंपनी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन किसी अरेंजमेंट के कारण वो कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को डमी डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। और आपको मेरी एडवाइस है कि आप किसी भी ऐसी कंपनी के साथ डील ना करें जहां पे डमी डायरेक्टर बनने का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे अल्टीमेटली जिसने डमी डायरेक्टर अपॉइंट कराया उसको भी खतरा होगा, जो डमी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ उसको भी खतरा होगा। मान लीजिए कल को, और ये एग्जांपल मैं संदीप जी आपके साथ और सभी अपने प्रोफेशनल ब्रदर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था और उसने कंपनी बनाई, कंपनी बना के उसने बहुत सारा मार्केट से पैसा उठाया, और वो शायद मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी जो होती है MLM वो थी। वो कहता था आप जाओ 3 मेंबर लाओ, 3 मेंबर फर्दर जाते थे 9 मेंबर लाते थे, 9 मेंबर आगे जाते थे 27 मेंबर, ऐसे ऐसे कर करके उसने लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिए। एंड ही वाज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट। मतलब वो बेसिकली एक प्रोड्यूसर कंपनी थी जो किसानों के लिए बनती है, जहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनी और निधि कंपनी में काम बहुत हुआ। तो उसने क्या किया, एक एक्स सर्विसमैन था उसके यहाँ पे एम्प्लॉई, और उसने उसको डायरेक्टर अपॉइंट करा दिया। एक्स सर्विसमैन की तनख्वाह जितनी थी उसको 20,000 रुपए बढ़ा के दे दिए। वो भी खुश, अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखवा लिया उसने डायरेक्टर हूँ जी, मैं तो बड़ी इज्जत मिलने लगी उसको समाज में। और कुछ समय बाद जब ये पता चला कि उस कंपनी ने लगभग 150 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लिए इस तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग में, और उसके सारे पैसे उसने साइफनिंग ऑफ कर दिया, फंड सारा निकाल के कंपनी से अपने पर्सनल खातों में, और इधर उधर कैश निकाल के जब लोगों के पैसे मार लिए, तो वो जो एक्स एम्प्लॉय, जो एक्स सर्विसमैन था, जो उस कंपनी में एक्स सर्विसमैन मतलब वो पहले सेना में थे, उसके बाद उस कंपनी में उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी और एज एम्प्लॉय वहां काम करते थे। तो जब उनको डायरेक्टर बनाया गया तो बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे अलग अलग शहरों में उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज हुई। अब आज के समय में वो मेरे क्लाइंट ही हैं और वो मेरे पास आते हैं कि भाई साहब मैं क्या करूं, मैं तो डायरेक्टर था नहीं, मेरा तो कोई रोल नहीं था इसमें, मुझे बचाओ। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि हम किसी भी कंपनी में थोड़े बहुत पैसे के लालच में डायरेक्टर अपॉइंट ना हो। डायरेक्टर अपॉइंट होने में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और अगर हम किसी और व्यक्ति को भी कराते हैं तो समझ लीजिए कि मतलब उसके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस चीज का ध्यान हमें रखना होगा। और आज के केस में तो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से सरकार का रुख है, मुझे लगता है कि प्रोफेशनल के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो अब हमें जब ये फॉर्म हमने बना लिए सारे, सब जब फॉर्म बन गए तो ये हमें अपलोड करने हैं, और अपलोड करने के लिए प्रोसेस जो है वो आई थिंक मुझे डिस्कस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि कंपनी बनाते समय में हमें एक चीज का और ध्यान रखना है। मान लीजिए आप कोई कंपनी बनाना चाह रहे हैं और उस कंपनी का नाम आपको चाहिए, मतलब कंपनी का नाम आप क्या रखें, और नाम के लिए बड़ी मारा मारी होती है। और जो मतलब कंपनी के ओनर्स होते हैं उनको लगता है कि मेरे तो जी एस्ट्रोलॉजर ने ये नाम बताया, मुझे नाम चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा होता है, और उनको किसी स्पेसिफिक नाम से प्यार भी हो सकता है, फैमिली को कुछ नाम पसंद हो, तो इसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ होती है, हमने देखी है। तो जब आप कंपनी का नाम लें तो सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क की भी सर्च करनी है। ट्रेडमार्क में वेरियस क्लासेस हैं, और उस क्लास वाइज आपको सर्च करनी है कि आपका बिजनेस कौन सी क्लास में फॉलो होता है। मान लीजिए आप फ्रूट्स की ट्रेडिंग करते हैं, और फ्रूट का ट्रेडिंग मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ क्लास 15 के ट्रेडमार्क में फॉलो होता है, तो आप क्लास 15 में अपना नाम चेक कर लीजिए कि भैया मेरे को इस नाम से कंपनी बनानी है, इस क्लास में इस नाम से मिलता जुलता कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड तो नहीं है।
एक तो हमें चेक करना है कि मेरे नाम से मिलती जुलती कोई सिमिलर कंपनी तो नहीं है, वो तो आप एमसीए की वेबसाइट पे चेक कर लोगे। लेकिन अगर जो मैं नाम लेना चाहता हूँ उससे रिलेटेड कोई ट्रेडमार्क भी किसी व्यक्ति ने, किसी इंडिविजुअल ने, किसी कंपनी ने, किसी संस्था ने अगर रजिस्टर कराया है, तो आपको उस नाम से कंपनी रजिस्टर नहीं करानी चाहिए। हो सकता है आज के समय में आपकी कंपनी गलती से अप्रूव हो जाए, लेकिन कल को वो ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट का मुकदमा आपके ऊपर कर सकता है, और अगर बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर उस व्यक्ति का है तो वो बहुत बड़ा क्लेम भी आपके ऊपर कर सकता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड सर्च हमें करनी है, और अगर ट्रेडमार्क सिमिलर है तो हमें कंपनी अपनी उस ट्रेडमार्क से इनकॉर्पोरेट नहीं करनी। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे बताए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कंपनी बनाने के लिए। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड होना कंपलसरी है। अगर आपका डायरेक्टर फॉरेन का है तो उसका पासपोर्ट मैंडेटरी है। प्लस ये तो हुई आईडी प्रूफ की बात, प्लस डायरेक्टर का रेजिडेंशियल प्रूफ भी होना मैंडेटरी है। रेजिडेंशियल प्रूफ में आप क्या लगाएंगे, कोई भी यूटिलिटी बिल। तो अगर आपके घर में फिक्स लाइन टेलीफोन है तो उसका बिल, या बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये होना चाहिए। अगर आपके पास कोई यूटिलिटी बिल नहीं है तो उस केस में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी रेजिडेंशियल प्रूफ में लगा सकते हैं। और जो भी आप बिल लगाएंगे दैट शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 मंथ, मतलब 2 महीने से पुराना बिल आपका नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स, पैन, आधार और कोई भी यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल जनरली बहुत सस्ता है क्योंकि पैन आधार तो हर किसी के पास होता है, लेकिन यूटिलिटी बिल में आपको बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, या अगर कोई भी यूटिलिटी बिल आपके पास नहीं है तो आपको बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस आपको मजेदार मिलेंगे कि आप आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे देखेंगे वहां नाम कुछ और है, वहां नाम मान लीजिए सुरेश कुमार लिखा हुआ है, लेकिन आप जब उसकी बैंक स्टेट मिलाएंगे मंगाएंगे तो वहां नाम सुरेश पांडे होगा। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स में नाम आपके सेम होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा जब आप कंपनी बनाएंगे। उसके बाद अटैचमेंट की बात कही गई है, वो भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे एफएक्यूज भी दिए हैं, वो भी हमने ऑलरेडी सारे डिस्कस कर लिए। लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दा आ जाता है कि रोल एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोफेशनल क्या। अगर मान लीजिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो और कोई व्यक्ति मेरे पास आया कंपनी बनवाने के लिए कि तो मेरा रोल या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें क्या है। तो हमें ये देखना है, हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी फॉर्म हम अपलोड कर रहे हैं, वो उसके अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रू एंड डज नॉट कंटेन एनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोफेशनल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उसके अंदर कोई गलत या कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना दें। जो भी डायरेक्टर्स हमारे पास या जो भी शेयर होल्डर्स हमारे पास कंपनी बनवाने के लिए आए हैं, हम उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करें, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। सारे डॉक्यूमेंट्स की एक, जिस तरीके से हम ऑडिट करने के दौरान एक ऑडिट ट्रेल बनाते हैं, उस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को मेल के थ्रू या किसी और कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आप हम एक्नॉलेज कराएं, जिससे हम कल को ये बता पाए कि मैंने इसको ये इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने उससे ये इन्फॉर्मेशन ली थी। उसका एक एविडेंस क्रिएट करके आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये मान लीजिए कि अगर कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, मतलब कोई नेपाल का व्यक्ति है और आप उसको इंडियन रेजिडेंट दिखा के कंपनी इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बहुत सारे ऐसे इस तरह के चीजें सामने सरकार के आती हैं, क्योंकि हमें सरकार से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। जब जब हम उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम्स आती है निकल के कि मान लीजिए कोई चाइना का व्यक्ति है या मान लीजिए कोई नेपाल का व्यक्ति है, आप उसको इंडियन दिखा के अगर कोई कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप मिसलीडिंग या फॉल्स इंफॉर्मेशन सरकार को दे रहे हो। तो जहां पे आप कहीं कोई फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सरकार को देते हो, वहां पे अंडर सेक्शन 447 आपके ऊपर जो एक लीगल एक जो कानूनी कार्रवाई है, वो अंडर सेक्शन 447 हो सकती है। अब 447 क्या है ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कोई रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई कंपनी बना रहे हो, मान लीजिए आप कोई और डॉक्यूमेंट अपने क्लाइंट के बेसिस पर बना रहे हो, उसमें जो इंफॉर्मेशन आपने दी दैट शुड नॉट बी मिसलीडिंग या अनट्रू इंफॉर्मेशन, वो फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आप
कल को सरकार के पूछने पे जस्टिफाई कर पाए कि सर इन्होंने तो मुझे बताया यही था और मैंने अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन भी करी और मुझे जो उसने बताई थी बात वही सच लगी, तो इसलिए अपने सर्टिफिकेट में भी ये बात लिखी। तो आप अगर पता होते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होते हुए अगर आप सरकार को कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उस केस में अगर उस कंपनी ने कोई ऐसा काम किया जहां पे जो फ्रॉड के अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है 10 लाख या उससे ज्यादा है, 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो 10 साल तक की सजा उसमें सजा का प्रावधान उसमें दिया गया। मतलब एटलीस्ट अगर 10 लाख तक का 10 लाख या उससे ज्यादा का फ्रॉड है या टर्नओवर 1% कंपनी की है, मतलब मान लीजिए कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ की है और 1 करोड़ का कोई उसके अंदर इशू हुआ उस डॉक्यूमेंट के कारण, मतलब इसको बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी एक्ट ने इसको अमाउंट वाइज, मतलब पेक्यूनरी लिमिट वाइज इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। मतलब अगर आप 10 लाख अमाउंटिंग का कोई 10 लाख या उससे ज्यादा का कोई फ्रॉड अगर वो कंपनी करती है, तो वहां पे जो एटलीस्ट 6 महीने की सजा तो आपको होनी है, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स। ठीक है, और जो फ्रॉड का अमाउंट है, जो फाइन आपके ऊपर लगेगा एडिशनल है, ये इम्प्रिजनमेंट तो होगी, साथ में आपके ऊपर फाइन जो लगेगा वो फाइन नॉट लेस देन अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मतलब जितने का फ्रॉड हुआ, अगर 10 लाख का फ्रॉड हुआ तो 10 लाख का फाइन लगेगा ही लगेगा। और ये 10 लाख का फाइन इंक्रीज होकर 3 टाइम भी हो सकता है, मतलब 30 लाख तक का फाइन। कंपनी ने अगर 1 लाख का फ्रॉड किया तो 1 लाख का फाइन तो लगेगा ही लगेगा, मिनिमम 6 महीने की सजा होगी, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स। और जो फाइन है इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। तो आप, ये बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए चैलेंज है। और इसके आगे जब हम सेक्शन 448 को देखते हैं, तो ये बेसिकली सेक्शन 448 जो है वो प्रोफेशनल के लिए है कि अगर आप कोई अपनी सर्टिफिकेट या कोई अपनी रिपोर्ट इशू करते हैं और उस रिपोर्ट में जानबूझकर आपने कोई इंफॉर्मेशन को मिस रिप्रेजेंट किया है या कोई अनट्रू इंफॉर्मेशन दी है, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है या कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है, तो उस केस में अंडर सेक्शन 448 उस प्रोफेशनल पे सेम कार्रवाई होगी जो सेक्शन 447 में होती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सभी प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप काम कर रहे हैं अपने दफ्तर में उसकी फाइल जरूर मेंटेन करें। अगर आप कोई ऑडिट कर रहे हैं तो उसकी ऑडिट ट्रेल जरूर मेंटेन करें। अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट आप मेल पे, गूगल ड्राइव पे या किसी और तरीके से क्लाउड पे आप मेंटेन करें। और अब क्योंकि हम नए दौर में हैं और इस नए दौर में जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसके अंदर फिजिकल फाइलों की जगह जो है वो गूगल ड्राइव और क्लाउड ने ले ली है। तो आप अपने ऑफिस में एक ऐसा मैनेजमेंट करें कि आप गूगल ड्राइव पे या क्लाउड पे या मेल्स पे सारी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट की, सारी कम्युनिकेशन, सारी मेल ट्रेल्स, सारी ऑडिट ट्रेल्स आप सेव करके रखें। उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि मुझे और टॉपिक्स पे ज्यादा एरिया कवर कर लेना चाहिए। आई थिंक क्योंकि इनकॉर्पोरेशन पे तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे इनकॉर्पोरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये जो नया वर्जन आया है एमसीए का वर्जन 3, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो अभी जो एमसीए वर्जन 3 आया है ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब से वर्जन 3 लागू हुआ, सरकार का ये प्लानिंग था कि एमसीए का वर्जन 3 जो लागू होगा वो पहले एलएलपी पे लागू करेंगे, क्योंकि एलएलपी नंबर वाइज कम है एज कम्पेयर टू कंपनीज, और अगर यहाँ सही से चलेगा तो फिर वो कंपनीज के लिए भी जो एमसीए का पोर्टल है उस पर वर्जन 3 लागू करेंगे। अब वर्जन 3 क्या है, सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्जन 3 मतलब अभी तक जो आरओसी की फाइलिंग हम लोग किया करते थे, आरओसी की फाइलिंग हम करते थे, हमें एक फॉर्म वेबसाइट पे दिया गया होता था, हम उस फॉर्म को, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डाउनलोड करते थे। वो फॉर्म पीडीएफ के फॉर्मेट में खुलता था और उसके अंदर कंपनी का सिन डालते थे हम, कुछ चीजें उसमें प्रीफिल होती थी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग उसमें टाइप करते थे। टाइप करने के साथ साथ
जो हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट है, एनुअल रिटर्न्स है, या और सारे कागजात हैं, उसको हम लोग स्कैन किया करते थे पीडीएफ फॉर्म में। स्कैन करके हम फॉर्म में अटैच करते थे और उस फॉर्म को फिर डिजिटल सिग्नेचर लगा के प्री स्क्रूटनी करके फिर एमसीए की वेबसाइट पर अपलोड करते। तो ये प्रोसेस हम लोग 2006 से और 2022 तक, मतलब आज तक हम चलाते आए हैं। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि जो स्कैन कर रहे हो आप फॉर्म को, जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो, इसको हमें एसेस करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। मोर देन 15 लाख कंपनीज हैं, तो अगर किसी कंपनी में स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो उसको ढूंढना, उसको खोजना, इसके लिए बड़ी मैन पावर जाती है, बड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है। सरकार ने बोला कि अब से सारी इंफॉर्मेशन आप हमें एक्सएमएल फॉर्मेट में दीजिए। मतलब आप जो भी काम करेंगे सारा वेब बेस्ड काम होगा। फॉर्म आपको डाउनलोड नहीं करना, आपको लॉगिन करना है, अपने कंपनी का सिन नंबर आप डालेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड हर कंपनी के लिए, हर एलएलपी के लिए आपको दिया जाएगा। आप उसको लॉगिन करेंगे, जितने भी फॉर्म आज तक आपने उस कंपनी के फाइल किए, वो सारे फॉर्म आपको एक कंसोल पे, मतलब एक कंसोल आपको मिलेगा जिसके अंदर उस कंपनी की, उस एलएलपी की सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी और उस कंसोल पे सारे फॉर्म आपको दिखेंगे। आप उस कंपनी का जो भी फॉर्म फाइल करना है उसको क्लिक करिए, ऑटोमेटिक सारी इंफॉर्मेशन उस पर आ रही होंगी ऑलरेडी, वो फेच कर लेगा डेटा पीछे से। आपको जो भी उसके अंदर फिल करना है वो फिल करिए और आप उस फॉर्म को अपलोड कर दीजिए। तो ये वर्जन 3 में क्या होगा कि जो डेटा होगा सारा वो वेब बेस्ड फॉर्म के थ्रू हमें सरकार को मिल जाएगा। और सरकार के पास जो डेटा ये वर्जन 3 से आएगा, उस डेटा को सरकार बहुत इजीली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बिग डेटा माइनिंग के थ्रू बहुत इजीली उसको चेक कर पाएगी, बहुत इजीली उसको मैनेज कर पाएगी। मतलब वर्जन 3 में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने कोई गलती करी फॉर्म एओसी 4 में, कोई आपने इंफॉर्मेशन दी सिक्योर्ड लोन की फॉर एग्जांपल, और एओसी 4 और एमजीटी 7 में भी, क्योंकि सिक्योर्ड लोन का हमें इंफॉर्मेशन देना होता है, वहां पे अलग इंफॉर्मेशन आपने दे दी। डीपीटी 3 जो आपको 30 जून तक फाइल करना है, उसमें अगर आपने अलग इंफॉर्मेशन दे दी, तीनों की इंफॉर्मेशन अगर आज की डेट में किसी ऑफिसर को आरओसी में टैली करनी है तो उसको तीनों फॉर्म खोलने पड़ेंगे। तीनों फॉर्म खोलेगा, सिक्योर्ड लोन की डिटेल वो नोट करेगा, तीनों को मैच करेगा। लेकिन वर्जन 3 आने के बाद एक क्लिक मारना है उसको और सारी इंफॉर्मेशन अपने आप निकल के आ जाएगी कि इस कंपनी ने एओसी 4 में तो कुछ और सिक्योर्ड लोन रिपोर्ट किया है, एमजीटी 7 में कुछ और रिपोर्ट किया है और डीपीटी 3 में कुछ और रिपोर्ट किया है। इससे क्या होगा कि जो फॉर्म्स का भार थोड़ा बहुत अभी एमसीए पे है वो और खत्म हो जाएगा, और एक क्लिक पे ऑटोमेटिक सारी कंपनी में जो भी गलतियां हैं, जो भी नॉन कंप्लायंस है, वो मिनिस्ट्री के पास एक एक क्लिक में उसको रिपोर्ट बन के मिल जाएगी कि इस कंपनी में ये डिफॉल्ट हुए हैं। अब साथ में क्या होगा कि जब ऐसी रिपोर्ट एक बन के मिल जाएगी तो बहुत इजीली एक उसको एक ऑफिसर देखेगा और असेस करेगा, और असेस करके उसको बस एक बटन दबाना है और कंपनी को ऑटोमेटिक नोटिस इशू हो जाएगा। ऑटोमेटिक नोटिस इशू हो जाएगा, उसका एक पूरा सिस्टम एक तैयार किया जाएगा कि सरकार की बेसिकली इंटेंट ये है कि जिस कंपनी को कंप्लायंट रहना है वो कंपनी काम करेगी और नॉन कंप्लायंट कंपनी खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो वर्जन 3 के रूप में एमसीए पे आने वाला है। और वर्जन 3 में कैसे हमें काम करना है, अभी कैसे वर्जन 3 में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब चीजें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन तो हम संदीप जी पढ़ चुके हैं, ये भी बहुत सिंपल है। आपको पहले रन एलएलपी के थ्रू नेम अप्लाई करना है, उसका जब नेम अप्रूवल आपके पास आ जाएगा तो आपको सेम उसी पोर्टल से, अब ये चीज आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अभी तक क्या होता था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर दिया और उसके थ्रू वो हजारों एलएलपी के फॉर्म भरा करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हर एलएलपी के लिए आपको डिटेल देने की जरूरत पड़ेगी। मतलब मान लीजिए कि किसी जो भी आपका ओनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसके लिए आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना ही करना है, उसका मोबाइल नंबर और उसके मेल आईडी पे ये एक ओटीपी जाएगा और उसके थ्रू हमेशा आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो कल को वो हाथ नहीं खड़ा कर सकता कि मेरे सीए ने गड़बड़ कर दी थी, मुझे पता नहीं था। सरकार उसको पकड़ेगी कि सीए ने गड़बड़ कर दी, तुम बोल रहे हो तो तुमने ओटीपी शेयर क्यों किया। तो हम समझेंगे इसके बारे में और कि क्या है वर्जन 3। लेकिन सबसे पहले आपको नेम अप्लाई करना है, उसके बाद आपको एक कंसोल का एक्सेस मिलेगा। उसके बाद आप जब नेम आपका अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको सारे फॉर्म भरने हैं। सारे फॉर्म भरने के बाद एक एसएमएन जनरेट हो जाएगा। उस एसएमएन को जनरेट होने के बाद जब
आपके पास कंसोल पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, वहीं से उस पर डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे और डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद आप उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिक फीस पे करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो जब आप फॉर्म अपलोड कर देंगे, आपके सारे कागज अगर ओके होंगे, तो आपका एलएलपी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो एक नया चेंज वर्जन 3 में क्या आया कि पहले जब हम एलएलपी बनाते थे तो हमें पैन और टैन अलग से अप्लाई करना पड़ता था। कंपनी के केस में तो पैन टैन हाथ के हाथ ही आता था, बट एलएलपी में ऐसा नहीं होता था, हमें पैन टैन अलग से अप्लाई करना पड़ता। लेकिन वर्जन 3 में अब पैन टैन एलएलपी का साथ में ही जनरेट होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं जिसमें ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे पैन टैन सही से जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अब हम आगे चलें तो हमें कंपनी बनाते समय चीजें ध्यान में, एलएलपी बनाते समय चीजें ध्यान में रखनी की मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हमारे पास होने चाहिए और एक फॉर्म में मैक्सिमम 5 डेजिग्नेटेड पार्टनर का आप दिन अलॉट आप करा सकते हो। लेकिन आप मान लीजिए कि आपके 200 डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं एक एलएलपी में, तो उसके लिए आपको सेपरेट डिन का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसको DIL3 हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आपको DSC लगाने हैं। DSC को लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उस DSC को हमें दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत है। और अगर मान लीजिए कि आपकी कंट्री, जब आप आउटसाइड, जब हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है तो उस समय पे हमें पिन कोड डालना है। और अगर मान लीजिए कि आप किसी फॉरेनर के लिए जहाँ पे पिन कोड एप्लीकेबल नहीं होता उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप पे 4 टाइम्स 0 आपको एंटर करने होंगे। ये एक तरीका है, एक नया डेवलपमेंट मैं बोलूंगा मिनिस्ट्री का है कि एक बारी में अगर आप एलएलपी बनाने जा रहे हैं तो जो एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म होता है, जिसको हम फिलिप फॉर्म के नाम से जानते हैं, उसमें एक ही बार में आप 500 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल डाल सकते हैं। एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ और ये इसीलिए पॉसिबल हुआ कि वेब बेस्ड फॉर्म बना। तो उस फॉर्म में आप मैक्सिमम 500 मेंबर की डिटेल एक बार में डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि 500 से ज्यादा मेंबर रखने तो 500 की डिटेल आप उसमें डाल दो और 500 से ऊपर जो मेंबर है उसकी डिटेल आप सेपरेट फॉर्म में डाल सकते हो। तो ये एक नया चेंज है। उसके बाद ये एमसीए वर्जन की बात अगर हम बोले तो वर्जन 3 और वर्जन 2 में क्या डिफरेंस है। तो वर्जन 3 अभी एज ऑन डेट सिर्फ एलएलपी पे एप्लीकेबल है। जो भी फॉर्म फाइल हो रहे हैं वर्जन 3 में वो सब वेब बेस्ड फॉर्म है, सब ऑनलाइन फाइल हो रहे हैं। और वहां पे एक मतलब जब आप लॉग इन करेंगे तो माई एप्लीकेशन वाला फीचर जो है वो आपको दिखता है। माई एप्लीकेशन के अंदर एक कंसोल होता है जिसके अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखती है। मैंने शायद आगे वो चीजें डाली भी है। तो आप अगर मान लीजिए आप एलएलपी वर्जन 3 का काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले समझिएगा आपको कैसे वर्जन 3 में काम करना है। वर्जन 3 में काम करने के लिए हम सभी को सबसे पहले एक 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 यूजर आईडी क्रिएट करनी है और वो यूजर आईडी ईमेल और मोबाइल नंबर बेस्ड यूजर आईडी होगी। तो अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो वो रजिस्टर्ड यूजर क्रिएट करेगा। और अगर मान लीजिए कोई चार्टेड अकाउंटेंट है जो अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है तो वो बिजनेस यूजर क्रिएट करेगा। तो बिजनेस यूजर जो है उसके पास तो सभी बेसिकली फॉर्म्स का एक्सेस होगा। मतलब प्रोफेशनल और जो प्रोफेशनल का स्टाफ मेंबर है उसके पास सभी मोर देन वन कंपनी का एक्सेस होगा। लेकिन अगर अच्छा ये चीज और समझने वाली है, आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो बिजनेस यूजर है कौन कौन क्रिएट कर सकता है, ये हमें समझना है। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर, कंपनी मतलब आने वाले समय में जब ये कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाएगा तब डेजिग्नेटेड पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अगर कोई कंपनी में ऑफिसर इन डिफॉल्ट था ऑल्दो वो रिजाइन कर जाए, उसको कोई एप्लीकेशन फाइल करनी कंपाउंडिंग की, तो ये लोग बिजनेस यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये लोग आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड यूजर आईडी कौन क्रिएट करता है? रजिस्टर्ड यूजर आईडी अगर कोई व्यक्ति क्रिएट कर रहा है तो वो सिर्फ इनकॉर्पोरेशन का काम कर सकता है। मान लीजिए कि आपको कोई कंपनी बनानी है तो फिलिप फॉर्म फाइल करने के लिए उस व्यक्ति ने अपना ही रजिस्टर्ड आईडी क्रिएट कर लिया, रजिस्टर्ड यूजर, उसने फॉर्म फाइल कर लिया, इनकॉर्पोरेशन हो गया। इनकॉर्पोरेशन के बाद फॉर्म 3, फॉर्म 4 और कोई फॉर्म फाइल करना है तो वो रजिस्टर्ड यूजर के थ्रू फॉर्म फाइल नहीं कर सकता, उसको बिजनेस यूजर बनाना ही पड़ेगा। अब बिजनेस यूजर 6 तरह के लोग बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कंपनी, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव
या ऑफिसर इन डिफॉल्ट। उसके अलावा प्रोफेशनल या प्रोफेशनल का स्टाफ, मतलब आपका इंटर्न जो आपका ट्रेनी है वो भी अपना सेपरेट यूजर बना सकता है, लेकिन उसमें मेंबरशिप नंबर आपका डलेगा सर, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके बिजनेस यूजर से अगर कोई गलत काम होता है तो उसके अंदर प्रोफेशनल फंसेगा, और जो प्रोफेशनल के स्टाफ का बिजनेस यूजर है उसमें भी अगर कोई गलत काम होता है तो उसमें भी लायबिलिटी हमारे ऊपर रहेगी। अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस यूजर बनाती है तो वो सारे फॉर्म अपलोड कर सकती है, सारे फॉर्म डाउनलोड कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू बस ओनली वन कंपनी, मतलब जिस जो अपना बिजनेस यूजर है उससे रिलेटेड। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल बिजनेस यूजर बनाता है तो उस केस में जितने भी उसके क्लाइंट है वो सबका फॉर्म एक्सेस कर सकता है। ये बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो एमसीए ने डाले जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि आई एम अ सीए इन प्रोफेशनल रोल, कैन आई ऑल्सो हैव डायरेक्टर रोल विद द सेम यूजर आईडी। तो मतलब मान लीजिए कि मेरी खुद की भी एलएलपी है और मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी काम करता हूँ, तो क्या मैं एक ही यूजर आईडी से अपनी एलएलपी के फॉर्म भी फाइल कर दूं और अपने क्लाइंट्स के भी फाइल कर दूं? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी दो बिजनेस यूजर आईडी आपको बनानी पड़ेंगी, एक पर्सनल कैपेसिटी में अपनी फर्म के लिए और दूसरी प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपने क्लाइंट्स के लिए, और दोनों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको सेपरेट देना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि इफ आई एम एन एग्जिस्टिंग यूजर ऑन वर्जन 2, हाउ डू आई रजिस्टर। तो मैं वर्जन 3 के लिए क्या अपग्रेड कर सकता हूँ? एग्जिस्टिंग यूजर के पास ये पावर, ये फैसिलिटी है कि वो वर्जन 3 पे विद सेम ईमेल आईडी एंड विद सेम पैन नंबर विद सेम मोबाइल नंबर माइग्रेट कर सकता है। उसमें मतलब कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, माय डिटेल्स हैव चेंज्ड, हाउ डू आई अपडेट माय प्रोफाइल। तो उसमें जब आप लॉगिन करते हैं मतलब यूजर आईडी से अपने, तो प्रोफाइल अपडेट का एक ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे आप अपनी ईमेल, अब जहाँ पे आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक बार अपनी बिजनेस यूजर आईडी क्रिएट कर दी तो एज ऑन डेट आज तक आप अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब कि देर इज नो प्रोविजन ऑफ चेंजिंग ईमेल, मोबाइल नंबर एंड योर रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यू कैन नॉट चेंज योर दीज थिंग्स। एक बार गलत हो गया तो गलत हो गया, उसके बाद आपको नए मोबाइल नंबर से, नए आईडी से आपको नई इंफॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि आई हैव मल्टीपल यूजर आईडी क्रिएटेड इन वर्जन 2 विद द सेम, एक ही ईमेल आईडी से अगर वर्जन 2 में आपने बहुत सारी यूजर आईडी क्रिएट करी हुई थी, तो मैं कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ अपने आप को वर्जन 3 में? तो वहां पे बहुत सिंपल, अपडेट प्रोफाइल में जाइए आप, एडिट ईमेल, और उस जहां पे एडिट ईमेल का ऑप्शन दिया गया वहां पे एक यूनिक आपको ईमेल आईडी और फोन नंबर डालना है, उसके बाद वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। ये बेसिकली बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें उतना ज्यादा समय ना देके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं जो परेशान करें, क्योंकि ये जो टेक्निकल क्वेरीज हैं ये वही लोग समझ पाएंगे जो बहुत डिटेल में इसमें डील कर रहे हैं। तो संदीप जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना ये छोड़ के मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेता हूँ, जो संदीप जी ने भी मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको ले लीजिए। हाँ, एक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही है, ये शायद कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंपनी सेक्रेटरीज को फील कर रहे होंगे कि वाइल यूजिंग द प्रीफिल फंक्शनिंग, जब मैं फॉर्म 11 भर रहा हूँ तो फॉर्म 11 भरने के दौरान जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है वो करेक्ट ही नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन आया है विजय जी का। संदीप जी क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बस अभी इसको 5 मिनट में वाइंडिंग अप करके फिर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये बड़ी कंप्लेंट है और मिनिस्ट्री में हजारों लाखों टिकट रेज हो रही हैं कि जी हम जब फॉर्म 11 भर रहे हैं, जिस फॉर्म 11 को भरने की तारीख भी ड्यू डेट मंत्रालय ने बढ़ाई, तो फॉर्म 11 भरने के लिए जब हम अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर लिया, तो जब हम अपने फॉर्म 11 पे जाके क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो डेटा करेक्ट ही नहीं है। हमारे कंपनी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर थे लेकिन वो तो 200 डेजिग्नेटेड पार्टनर दिखा रहा है, कई जगह पे कैपिटल गलत दिखा दे रहा है। तो हम कैसे करें इसको ठीक? हम उसके लिए टिकट भी रेज कर चुके हैं, तो क्या तरीका है? तो आपको सबसे पहले अपने सिस्टम पे जाना है, लॉगिन करना है सिस्टम पे जाके। सिस्टम में जाके आप सेटिंग में जाइए, कंट्रोल एच दबाइए। कंट्रोल एच दबाने के बाद आपको हिस्ट्री खोलनी है। हिस्ट्री में खोलने के बाद उसमें क्लियर ब्राउजिंग डेटा
एंड क्लियर कुकीज का ऑप्शन आता है और कैश डेटा क्लियर करने का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप अपनी कुकीज और कैश डेटा को क्लियर करेंगे सेटिंग में, हिस्ट्री में, डेटा मतलब क्लियर ब्राउजिंग डेटा में जाके, और उसको रिफ्रेश करके फिर से पोर्टल खोलेंगे, तो ये आपका डेटा ठीक हो जाएगा टेक्निकल प्रॉब्लम में। तो कई सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी। मिनिस्ट्री ने अपने FAQ में लिखा है कि भैया आप एक तो मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर एज जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करिए, और उसके साथ सेटिंग में, हिस्ट्री में, क्लियर ब्राउजिंग डेटा में जाके कुकीज और कैश मेमोरी को आपको डिलीट करना है। उसके बाद जब आप री लॉगिन करेंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म ठीक हो जाए। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आफ्टर अपलोडिंग द साइंड फॉर्म पेमेंट फॉर वर्जन 3 कैन नॉट बी मेड। मतलब मैंने सारे फॉर्म सब अपलोड कर दिए लेकिन मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो इस केस में, पेमेंट ना कर पाने के केस में, कैश मेमोरी क्लीन करके आपकी पेमेंट नहीं होगी, आपको टिकट इरेज करनी पड़ेगी। टिकट पे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप सरकार को कुछ ईमेल आईडीज दी गई हैं, उस पर आप लिख भी सकते हैं। तो बिना टिकट रेज की आपकी कोई मतलब इसमें सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो अब कुछ प्रोफेशनल्स का ये क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने तो टिकट रेज कर लिया, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हम क्या करें? तो मिनिस्ट्री में काम अगर मान लीजिए आपका होना है और ये LLP से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम पहले कैश मेमोरी क्लियर करके देखें, उसके बाद अगर हमारा फॉर्म ठीक हो जाता है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम टिकट रेज करें। टिकट का लेट आजकल हो रहा है लेकिन रिस्पॉन्स जरूर आता है। टिकट रेज करने के बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो एस्केलेशन की कुछ मेल आईडीज NCA के वेबसाइट पे दी गई है, आप उस पर मेल करिए और कंटिन्यू उस पर रिमाइंडर डालिए। अगर मान लीजिए आपको उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप कुछ सीनियर ऑफिसर्स को मेल में CC पे रख सकते हैं जिससे चीज उनके नॉलेज में पहुंचे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि हम लोगों को पता होनी चाहिए। और अब जैसे कि संदीप जी ने रिक्वेस्ट किया और थोड़ा सा टाइम भी हम लोगों के पास है, तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम ये इंक्वायरी और इंस्पेक्शन का मैटर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स को नोटिस आ रहे हैं। तो मिनिस्ट्री की अगर मैं कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट में 3 तरह के टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर रेगुलेटर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। पहला मैटर है इंक्वायरी का। इंक्वायरी का जो मैटर है वो 206 सेक्शन में दिया गया है कि अगर ROC को लगता है कि कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट फाइल किए उन डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है, या ROC के पास कोई कंप्लेंट आ गई, या ROC के पास कोई और इन्फॉर्मेशन कहीं और से आई कि भाई इसमें इस कंपनी को देखा जाए, इस कंपनी में कोई गड़बड़ चल रही है, तो वो सेक्शन 206 के तहत कंपनी को नोटिस इशू कर सकता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट या सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराओ। वो पूछेगा आपसे क्वेरी कि आपने इस साल में ऐसे दिखाया, इस साल में इतना एडवांस लिया, ये सारी इंफॉर्मेशन आप हमें भेजो। मतलब वो सेक्शन 206 में आपको एक चिट्ठी इशू करेगा और उस चिट्ठी को इशू करने के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कंपनी की कि वो उसको रिस्पॉन्स करे। तो 206 में ROC के पास ये पावर है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये पावर है कि वो इंक्वायरी कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। और उसके बाद सेक्शन 207 208 में ये पावर है कि वो उस कंपनी की इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन मतलब अभी तक तो इंक्वायरी के समय में वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा था कि भैया हमें इंफॉर्मेशन दो, इन इन चीजों पे, इन 20 पॉइंट्स पे, इन 30 पॉइंट्स पे, इन 40 पॉइंट्स पे आप हमें इंफॉर्मेशन दो। लेकिन सेक्शन 207 208 में वो आपसे बोलेगा कि आप मिनट बुक मेरे पास लेके आ जाओ, आप अपने शेयर होल्डिंग रजिस्टर मेरे पास लेके आ जाओ, अपने ROC के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास लेके आ जाओ। तो इंस्पेक्शन की पावर उसको मिल गई। उसके बाद जब इंस्पेक्शन उसने कर ली और उसको लगा कि भाई कुछ कंपनी में गड़बड़ है, तो वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा। अपनी रिपोर्ट बना के वो रिपोर्ट वो भेजता है मंत्रालय को, और मंत्रालय को लगता है कि इस कंपनी में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कुछ जरूरत है, तो सेक्शन 210 211 212 और फर्दर सेक्शन चलते रहते हैं आगे तक, उसमें वो इन्वेस्टिगेशन कॉल आपकी हो सकती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कंपनी एक्ट में, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे इनकम टैक्स कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स के असेसमेंट करा रहे हैं, इनकम टैक्स के रेड के क्या प्रोविजन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के क्या प्रोविजन होते हैं, वो तो हमारे टिप्स पे, हम लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंक्वायरी, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन कंपनी एक्ट की बात कर ले तो वो भी हमें पता अगर है तो हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो इंक्वायरी का जो पावर है,
तो 3 तरह से इस चीज को बांटा गया कंपनीज एक्ट में। एक पार्ट हो गया इंक्वायरी का, एक पार्ट हो गया इंस्पेक्शन का, और थर्ड डिग्री जिसको मैं बोलूँ वो होता है इन्वेस्टिगेशन। तो इंक्वायरी के अंदर जो आरओसी के पास पावर है कि आरओसी आपसे अपनी इंफॉर्मेशन जो पता है कॉल करने की, वो कॉल कर सकता है। इंफॉर्मेशन कॉल करके अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और आपकी इंफॉर्मेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो इंस्पेक्शन की तरफ मूव करेगा। इंस्पेक्शन की तरफ जब वो मूव करेगा, उससे पहले वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि भैया आप आके अपना मुद्दा रखो, और उसके बाद ये वो रिकॉर्ड करेगा कि मैंने इसको, इस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के साथ साथ मैंने ये डॉक्यूमेंट इससे मांगे, मुझे ये कारण के ये लगा, ये कुछ ऐसे रीजंस मेरे सामने आए जिसके कारण मैं स्टेप नंबर 2 में मूव कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं इंस्पेक्शन। उसके बाद वो इंस्पेक्शन का एक आपको राइटिंग में नोटिस इशू करेगा और बोलेगा कि सारे डॉक्यूमेंट लेके आप इस दिन मेरे पास चले आइए, सारे डॉक्यूमेंट जमा कराइए। अब जब इंस्पेक्शन उसने आपकी कॉल कर ली, तो और इंस्पेक्शन का मान लीजिए आप जवाब नहीं दे रहे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंस्पेक्शन में पूरी तरह से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कोऑपरेट करें। अच्छा, एक ऐसा केस, बड़ा इंटरेस्टिंग केस हमारे पास आया। एक हमारे दोस्त थे, वो किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी थे, 2015-16 की बात है, और उसकी इंस्पेक्शन इंक्वायरी जब हुई 2020 में, 5 साल बाद, तो आरओसी ने उनको भी चिट्ठी इशू करी कि भाई तुम भी आओ इंस्पेक्शन में कोऑपरेट करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं तो काम ही नहीं करता कंपनी में, 5 साल पहले मैंने कंपनी छोड़ दी थी, और आप जो डिटेल मांग रहे हो है मेरे टेन्योर की, उस समय मैं कंपनी में था, लेकिन आज की डेट में मैं कंपनी में नहीं हूँ, तो मैं क्यों आऊँ? तो आरओसी ने बोला नहीं नहीं भाई साहब, ये बात एक्ट में मेंशन्ड है कि करंट एम्प्लॉय प्लस एक्स एम्प्लॉइज को आरओसी कॉल कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि आपकी कोई इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आप उस कंपनी के एक्स एम्प्लॉई हैं, एक्स ऑडिटर हैं, एक्स कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आरओसी के पास या मंत्रालय के पास ये पावर है कि वो आपको कॉल कर सकता है। तो हम बात कर रहे थे इंक्वायरी की। तो इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में आपसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स मांगे गए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगी गई, और वो इंफॉर्मेशन अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आरओसी के पास पावर है कि वो आपकी कंपनी के रिकॉर्ड्स, बुक्स एंड अकाउंट्स, आपकी कंपनी की मिनट बुक, आपकी कंपनी के स्टेटरी रजिस्टर, सब चीजें वो आपसे मांग सकता है कि आप फिजिकली मेरे पास लेके आ जाओ, मैं इनको फिजिकली देखूंगा। उसके साथ जब वो इंस्पेक्शन के ऑर्डर देता है तो उसके पास सिविल कोर्ट की पावर आ जाती है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख सकता है, 180 दिन तक के लिए उनको रख सकता है, और सारे डॉक्यूमेंट्स में वो मार्किंग कर सकता है, वो उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उनको देख सकता है। और उसके बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद उसको लगता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, तो वो अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाएगा, जो कि बनानी कंपलसरी है। उसको रिपोर्ट कंपलसरी बनानी है। कंपलसरी रिपोर्ट बना के वो अपनी रिपोर्ट रीजनल डायरेक्टर को भेजेगा, जो कि उसका बॉस है, क्योंकि आरओसी का बॉस तो रीजनल डायरेक्टर हुआ। वो रीजनल डायरेक्टर को रिपोर्ट भेजेगा, साथ साथ वो डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल कॉर्पोरेट अफेयर, मतलब मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेजेगा, और फिर मंत्रालय इस पे कॉल देगा कि क्या आपकी कंपनी में इंक्वायरी और इंस्पेक्शन होने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि नहीं। अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत मतलब सीरियस इशू है, और आपको समझ जाना चाहिए कि आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। इन्वेस्टिगेशन 2 तरह की होती है। अगर सेक्शन 210, 211 की इन्वेस्टिगेशन है तो वो इन्वेस्टिगेशन तो रीजनल डायरेक्टर ही करता है। मतलब सेक्शन के अंदर ये प्रावधान है कि मंत्रालय किसी व्यक्ति को इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन अगर उससे भी बड़ा कोई बहुत बड़ा पब्लिक स्टेक है, या कोई बहुत बड़ा पब्लिक एट लार्ज का या समाज के लिए कोई बहुत बड़ा खतरे वाला काम है, तो उस समय पे सेक्शन 212 में आपकी इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ को हैंडओवर की जाती है। एसएफआईओ मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मंत्रालय का एक विंग है जो सीरियस फ्रॉड्स के केस में या बड़े बड़े सेंसिटिव मैटर्स में सरकार के लिए इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। तो जैसे ही आपका मैटर सेक्शन 212 में इन्वेस्टिगेशन के लिए एसएफआईओ को रेफर होता है, इमीडिएटली और सारी एजेंसीज उस पे से अपना हाथ हटा देती है। मतलब जब इंस्पेक्शन का मैटर 212 सेक्शन में एसएफआईओ को रेफर हो गया, उसके बाद ना तो आपकी कंपनी में आरओसी इन्वेस्टिगेशन या आरओसी इंस्पेक्शन कर सकता है, ना आरडी कर सकता है, ना मंत्रालय का और कोई विंग कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 212 की जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो बहुत डेंजरस होती है, और जो 210 और 211 की इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी आपको
पूरी तरीके से सरकार को कोऑपरेट करना है। अगर आप उस कंपनी के ऑडिटर हैं तो बिना कोई फैक्ट को छुपाए हुए, अपने आप को सेफ रखते हुए सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में सरकार की हेल्प करें, आप सरकार की तरफ से काम करें। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से सेक्शन 206 में आरओसी इंक्वायरी की पावर है, किस तरीके से सेक्शन 207, 208 में इंस्पेक्शन की पावर है, किस तरीके से सेक्शन 210, 211, 212 में कंपनी के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर सरकार को लगता है या इंस्पेक्टर को या एसएफआईओ को लगता है कि कंपनी अपनी असेट्स को बेच सकती है, कंपनी अपनी असेट्स को कहीं और मूव कर सकती है, कंपनी के अंदर जो बैंक अकाउंट्स पड़े हैं उसको उसमें से पैसा निकल सकता है, तो इस केस में 3 साल के लिए आपकी कंपनी के अकाउंट, आपकी कंपनी की असेट, आपकी कंपनी के सारे असेट्स फ्रीज हो सकते हैं और उन पे सरकार का कंट्रोल रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और हमें एज प्रोफेशनल इसको ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरीके से जिस कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसको सारे कंप्लायंसेस को उसको ध्यान में रखें। एक समय था 2006 से पहले का, जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के या आरओसी के सारे डॉक्यूमेंट हम लोग फिजिकल लाइन में लगके जमा कराया करते थे। फिर उसके बाद नया समय आया 2006 में, जब हमने ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने शुरू किए। उससे सरकार का कंट्रोल और ज्यादा बढ़ा, क्योंकि फिजिकल फाइल में कोई कागज ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन ऑनलाइन कागज ढूंढना बहुत आसान है। उसके बाद 2006 के बाद सरकार ने बहुत कोशिश करी और नए नए तरह के फॉर्म्स 2014 में जब नया एक्ट बना तब आए, और अब जो ये वर्जन 3 ला रही है सरकार, इससे पूरा कंट्रोल कंपनी के कंप्लायंस पे सरकार का हो जाएगा। तो ये हमारे प्रोफेशनल्स के लिए एक समय कि हम जागें और अपने कंप्लायंसेस को बहुत अच्छी तरीके से और स्ट्रॉन्ग करें, अपने एविडेंसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, अपनी ऑडिट ट्रेल्स बनाएं, हर चीज का एविडेंस अपने पास रखना शुरू करें। तो संदीप जी, इसके साथ मैं आज के सेशन को यही खत्म करना चाहूंगा, और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग ले लेते हैं चैट में। पहले 2 क्वेश्चंस है, मैं देखता हूँ। वो तो शायद आई थिंक चैट में 2 नाम लिखे हैं, विद्या जी का और सुरेंद्र जी का। एक एक क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी ऑन 30th May, इट इज अप्रूव्ड बट शोइंग पेंडिंग ड्यू टू पैन एंड टैन। तो विजय जी, इस केस में आपको टिकट रेज करनी है, लेकिन मुझे पता है कि आपने ऑलरेडी टिकट रेज करी होगी। टिकट पे अगर आपको रिस्पांस नहीं आ रहा तो आप उसको सीनियर ऑफिसर्स को मेल करिए, और हमारी मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे एक हायरार्की दी गई है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन से जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो इसको मैनेज कर रहे हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के आप उसको मेल करेंगे और उनके नॉलेज में लाएंगे तो आपका काम बहुत इजीली हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एमसीए वर्जन 3 का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मतलब लार्सन टूब्रो LTI करके एक कंपनी है जिसको काम दिया गया है, उसमें अभी बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है और पिछले 2-3 महीने से बहुत सारे प्रोफेशनल बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़े समय में सॉल्व होगी, इसको सॉल्व होने में समय लगेगा। जो भी प्रोफेशनल आपके ऑफिस से इस काम को हैंडल कर रहा है, ये उसकी गलती नहीं है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। और वर्जन 3 को के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, जिसको ठीक होने में 2-3 महीने का समय लगने का अंदेशा सरकार को था, और काफी हद तक प्रॉब्लम सब ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। ये लीगल प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए आप टिकट रेज करें, मेल जरूर करें, सब जॉइंट सेक्रेटरी को सीसी में लेके मेल जरूर करें। और मैं अगर मेल से भी जवाब नहीं आता तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप प्रोफेशनल हैं, आप आरटीआई के थ्रू भी ये इन्फॉर्मेशन सरकार से मांग सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, और आरटीआई में जब वो जवाब देंगे तो ये हो जाएगा कि हाँ वो चीज ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। तो आप विजय जी टिकट रेज करिए, मेल करिए, जवाब नहीं आता तो यू कैन आस्क फॉर दिस इंफॉर्मेशन थ्रू आरटीआई, और आरटीआई में आने से एटलीस्ट आपका मैटर हाईलाइट होगा और प्रायोरिटी बेसिस पे सरकार उसको रिजॉल्व करेगी। तो संदीप जी, आज के लिए बस आई थिंक इतना ही, और हमारे पास समय भी अनुमति नहीं दे रहा है तो नहीं, टाइम है अभी हमारे पास सुरेश जी, 20 मिनट तो है। अगर टाइम है तो हम क्वेश्चन और ले सकते हैं, किसी क्वेश्चन है? हाँ जी, जरूर लेंगे। इन बिटवीन हमारे फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर सी दुर्गादास अग्रवाल जी भी आ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं बहुत समय से हूँ, सुन रहा हूँ, नो जी प्रॉब्लम। जी जी जी।
काफी आपने काफी डेलिब्रेट अच्छे से किया। जी जी जी। कोई क्वेश्चन है तो वो ले लीजिए मेरे विचार से। इसके अलावा बहुत कुछ इनके पॉकेट में होगा पांडे जी के में, तो 10-15 मिनट उसको डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मेरी हाँ, लेकिन तो क्वेश्चन सजेशन ही ले होगी लें। पंडित जी आप खुद लीजिए रिकमेंडिंग की हाँ। क्या रिलेवेंट ज्यादा है, बिकॉज हमें वो लगता है जो हमारे क्लाइंटों को नोटिस आता है, देन हमें वो लगता है कि अच्छा, वही रिलेवेंट है ना। जी जी जी। सिंस तो यू आर डीलिंग इन जी जी सर। टोटलिटी तो यू हैव मच बेटर व्यू ना मतलब भाई। सर आरओसी में जो मुझे लगता है, जैसे और बहुत सारे प्रोफेशनल हमारे साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि खास करके उन कंपनीज के साथ जिन जिन कंपनीज में हमारे पास फॉरेन डायरेक्टर्स हैं, और उन कंपनीज में जहां पे हम किसी तरीके से फॉरेक्स शेड्यूल कर रहे हैं या फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं या फॉरेक्स कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उन कंपनीज में अगर हम काम कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से हम काम करें। और जो ये मैंने अपने सेशन के दौरान डिस्कस किया कि जो डेमी डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, हम इस पे ध्यान रखें। हमारे पास अगर कोई प्रोफेशनल आता है तो हम उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो तो अपने पास रखें, साथ में हम एक ट्रेल जरूर बनाएं कि हम मेल के थ्रू किसी तरीके से उसको कम्युनिकेट करें। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, और ये बहुत बड़ा मतलब बर्निंग इशू बना हम लोगों के बीच में। एक प्रोफेशनल है और वो एक शहर में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके पास दो लोग आए, उन्होंने बोला कि सर हमें तो कुछ अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट फाइल कराने हैं, और आप बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इस शहर के, और हमें आपकी इंफॉर्मेशन मिली, तो ऑनलाइन हमने आपकी इंफॉर्मेशन देखी थी। हमारा जो पुराना सीए है उससे हमें काम करने में मजा नहीं आ रहा, और हमें ये एक कुछ डायरेक्टर के कुछ कागज फाइल कराने हैं। तो उन्होंने देखा यार, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो जो आप डायरेक्टर रेजिग्नेशन का फॉर्म फाइल होगा इसमें, तो DIR 12 जिसको कहते हैं, तो ये हम फाइल कर देंगे। ठीक है, उन्होंने अपने यहाँ पे जो काम करते थे कंपनी डेट का, उनको बुलाया और चेक कराया कि देखो ये कागज ठीक है कि नहीं है। अब उसमें एक रेजिग्नेशन लेटर था सर, मतलब दो लोग डायरेक्टर थे, वो कंपनी के डायरेक्टर थे, वो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में आए, प्रोफेशनल के ऑफिस में आए, और उन्होंने हमें बोला कि हमारा जो तीसरा डायरेक्टर है उसको हमें उसका रेजिग्नेशन का फॉर्म फाइल कराना है, और वो किसी कारण से रिजाइन कर गया है। जो पुराना सी है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा। इन्होंने क्या करा, क्योंकि DIR 12 भरने के लिए तो कोई पुराने सीए से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होती सर, ऑडिट के लिए तो फिर भी एनओसी की जरूरत है। तो इन्होंने बोला ठीक है जी, नया क्लाइंट आया है और काम करते हैं। इन्होंने कागज देखे, कागज में जो रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग थी वो ठीक नहीं थी। इन्होंने बोला कि जो ये रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग है ये ठीक नहीं है, आपको एक काम करता हूँ, मैं नए रेजोल्यूशन बना देता हूँ, आप साइन करवा लेना, और साइन करने के बाद हम इसका DIR 12 फाइल कर देंगे, और ये जो डायरेक्टर है इसने जो रिजाइन दिया है ये पोर्टल से हट जाएगा। इन्होंने सारे कागज बना के उनकी मेल आईडी पे भेज दिए, और 2 दिन के अंदर संदीप जी वो सारे कागज साइन करके ले आए। कहते जी लो, लेटर हेड पे हम सारे कागज निकाल लाए, आप इसको रिजाइन फाइल कर दो। और उस प्रोफेशनल ने ध्यान नहीं दिया सर, बहुत सीनियर प्रोफेशनल, मैं ये नहीं बोलूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कोई और प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल मान लीजिए, उसने कागज फाइल कर दिए। अब कागज फाइल करने के बाद क्या हुआ, जो तीसरा डायरेक्टर था उसको ये पता चला कि मेरे तो कंपनी से निकाल दिया गया, और जो रेजिग्नेशन लेटर था वो फॉर्ज रेजिग्नेशन लेटर था। अब गलती क्या हुई, इस प्रोफेशनल ने जिसने वो फॉर्म बना के फाइल किया, उसने ये सोचा कि यार 1 लाख वाली कंपनी है, इसकी कैपिटल 1 लाख रुपए की है, मेरे डिजिटल सिग्नेचर तो लगने नहीं है, बना के फाइल कर देता हूँ, जो होगा ये भुगतेंगे। लेकिन हुआ क्या सर कि जो तीसरा डायरेक्टर था उसने इंस्टीट्यूट में कंप्लेंट कर दी इस प्रोफेशनल के खिलाफ कि जी इन्होंने 2 डायरेक्टर्स के साथ, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के साथ मिलकर साजिश करी और मुझे इस कंपनी से बाहर निकाल दिया। अब इंस्टीट्यूट ने जब सारी चीजें देखी तो इंस्टीट्यूट ने सोचा कि देखो ये गिल्टी तो है नहीं, जो डिसिप्लिनरी कमेटी है हमारी उसमें वो गिल्टी प्रूफ नहीं हुए, क्योंकि उनके डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगे थे, उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मतलब साइन नहीं किया था। तो इंस्टीट्यूट से वो बच गया, और उनके खिलाफ फिर जो तीसरा डायरेक्टर था उसने मुकदमा फाइल किया। 467 सेक्शन होता है IPC में, जहाँ पे इकोनॉमिकल डॉक्यूमेंट से अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो मिनिमम 10 साल की सजा होती है। और FIR फाइल हुई, उसके बाद IO ने उनको थाने में बुलाया कि जी आपके नाम से FIR आओ, अपना बयान दो। ये प्रोफेशनल से पहुंच गए, इन्होंने बयान दिया अपना, और सारी चीजें स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई। IO ने बोला ठीक है जी आप घर जाओ। फिर IO ने उनको 15 दिन बाद दोबारा कॉल किया, कहा शाम के बाद आप आ जाना जरा थाने में, थोड़ी कागजी कार्रवाई कर लेंगे। और 467, 468 और बहुत सारे सेक्शन, 120 भी बहुत सारे सेक्शन का सेट होता है सर, वो पूरा पैकेज इनके ऊपर लगाया था उस FIR में।
जब ये 15 दिन बाद दोबारा थाने में गए तो इनको उसी टाइम पे उसने आईओ ने अरेस्ट कर लिया, और ये प्रोफेशनल मई में अरेस्ट हुए थे और अभी तक जेल में है। हाई कोर्ट में बेल लगनी थी लेकिन उसकी छुट्टियां पड़ गई। तो आप सोचिए कि एक छोटी सी कंपनी जिसकी 1 लाख की कैपिटल है, कंपनी के अंदर कोई एसेट नहीं है, उनके हमने रेजिग्नेशन के डॉक्यूमेंट सिर्फ बना के मेल पे शेयर किए, और इस सेक्शन के अंदर 467 में एफआईआर आईपीसी में हो रही है, जहां पे इकोनॉमिकल डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा आपके ऊपर लग रहा है। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोगों की है, ये एक सोचने वाला मुद्दा है। और मैं मानता हूं कि अगर बहुत पैसे मिले होंगे सर, तो 20,000 रुपए मिल गए होंगे किसी डायरेक्टर का रिमूवल का फॉर्म फाइल करने के लिए, उससे ज्यादा तो नहीं लिए होंगे। लेकिन अब आप देखिए कितनी बड़ी समस्या हो गई। तो हमें आज इनकॉर्पोरेशन करना है, हमें आज कंपनी बनानी है, हमें एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है या किसी डायरेक्टर को रिजाइन करना है, तो हम कौन कौन सी चीजें देखें, ये समझना सर प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सर, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया जी, हमारा तो हमें कैपिटल बढ़ानी है जी, और कैपिटल बढ़ाने के लिए हम राइट इशू लाना चाहते हैं। अब राइट इशू का फॉर्म आपको फाइल करना है, फॉर्म PS3। तो राइट इशू का फॉर्म जब आप फाइल करेंगे तो उस फॉर्म के अंदर आप क्या चीजें देखेंगे? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कई जगह पूछा कि सर राइट इशू का फॉर्म साइन करने के लिए आपके पास आया, आप क्या देखोगे उसके अंदर? तो कुछ लोगों ने बोला कि हम देखेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी उसमें अटैच है कि नहीं है। कुछ लोगों ने बोला कि हम ये देखेंगे जी सर बैंक में पैसा आया कि नहीं आया समय पे। हम ये देखेंगे जी कि ऑफर लेटर गया कि नहीं गया समय पे। मैं कहा ऑफर लेटर आप देखोगे, बैंक आप देखोगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो आपको चेक करना है सर, कि अगर मान लीजिए उस कंपनी में 2 शेयर होल्डर थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी, और दोनों के पास 50-50% शेयर होल्डिंग थी, तो जो फर्दर शेयर इशू हो रहे हैं, अगर उसके अंदर शेयर होल्डिंग चेंज नहीं हो रही, 1 लाख की कैपिटल थी और 2 लाख रुपए और आ रहे हैं, और जो 2 लाख रुपए आ रहे हैं उसके बाद भी रेशियो अगर सेम रहता है, तो आप फॉर्म आंख बंद करके साइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट चेंजिंग द रेशियो ऑफ शेयर कैपिटल। लेकिन 50-50 शेयर होल्डिंग गलती से भी 49 और 51 हो रही है, तो अपने आंख नाक कान खोल लो। आप प्रोफेशनल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, आप चेक करो कि ऑफर लेटर कब गया, उसका डिलीवरी प्रूफ प्रॉपर है कि नहीं है, जो सामने वाला व्यक्ति है उससे कम्युनिकेशन साधो, उससे कम्युनिकेशन करो कि सर शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे मेल पे लो। सारी चीजें होने के बाद आप उस फॉर्म को फाइल करो। अगर आपने गड़बड़ कर दी पैसे के लालच में, थोड़ा सा नए क्लाइंट के लालच में, आपने गलती से फॉर्म कर दिया फाइल, और शेयर होल्डिंग में हल्का सा 1% का परिवर्तन सब कुछ बदल देता है सर। जिसके पास 51% शेयर होल्डिंग है वो राजा है कंपनी एक्ट में, और जो 49% है उसके पास कोई राइट नहीं है। राइट कॉल दो है लेकिन कंट्रोल नहीं बचा। तो हम प्रोफेशनल्स की ये जिम्मेदारी है कि आज के समय में जब हम फॉर्म फाइल करें, या हम ऑडिट करने जाएं, या हम अपनी बैंक के लिए कोई रिपोर्ट बनाए, या हम कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, तो हम क्या क्या चीजें देखें। और ये चर्चा का विषय पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जब से नई सरकार आई, पीछे हमने जीएसटी का ये जो मुद्दा उठा, देखा हमारे सीए ब्रदर्स के साथ ऐसा हुआ, उसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ, और कंपनी सेक्रेटरीज ने, कॉस्ट अकाउंटेंट, सब में उसने, सब लोगों ने चाहे शारीरिक रूप से ना दे पाए बट मानसिक रूप से हम सब साथ थे। तो प्रोफेशनल्स के ऊपर जो ये रिस्क है, इसको कैसे हम लोग मिटिगेट करें, इसको कैसे हम लोग ठीक करें, ये जब ही हो सकता है जब हम किसी भी काम को छोटा ना समझें, हर काम को बहुत सोच के, बहुत समझ के करें। मैंने 2 छोटे-छोटे एग्जांपल आपको दिए, जहां पे सिंपल एक कंपनी के डायरेक्टर का रेजिग्नेशन का फॉर्म फाइल होना था। सर मार्केट में ये काम 5,000 से ज्यादा में नहीं करते लोग, जो जो फ्रेशर सीए या सीएस है। अब आप सोचिए उसके कारण उस व्यक्ति को जेल में जाना पड़ गया। मैंने आपको राइट इशू का एग्जांपल दिया, ऐसे हजारों एग्जांपल डिजिटल सिग्नेचर के मिसयूज के हमारे पास हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम कंपनी सेक्रेटरी हैं, क्लाइंट का डिजिटल सिग्नेचर हमारे दफ्तर में पड़ा हुआ है। हमारे दफ्तर में वो फोन पे हम बोल रहे हैं भाई साहब आपकी डीएससी, वो कह रहा है जी लगा लो, आपके पास ही तो पड़े। और कुछ क्लाइंट तो ऐसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, उनको पता ही नहीं कि डीएससी क्या होते हैं, और सीए साहब ही उनके डीएससी लगा के अपलोड कर रहे हैं। मान लीजिए कल को कोई फ्रॉड हो जाता है, कल को कोई लिटिगेशन हो जाती है, तो वो तो कहेगा कि मेरी तो नॉलेज में ही नहीं है, आपने डीएससी अपने ऑफिस में रखे हैं, आपने यूज किए, तो ये तो समस्या हो गई। अब मान लीजिए आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है, वो बोलता है सर हमें फॉर्म फाइल कराना है, तो क्या करें आप उसको बोलिए भैया आप अपने डिजिटल सिग्नेचर अपने पास रखेंगे। अगर आपको कोई फॉर्म फाइल करना है, वो नया क्लाइंट है, आप उसको नहीं जानते, उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, उसका लैपटॉप बोलो वो लेके आएगा, डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए
अपने लैपटॉप पे लगाएगा, अपने मोबाइल से वो हॉटस्पॉट कनेक्ट करेगा। आपके ऑफिस का आईपी एड्रेस भी नहीं देना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो किस तरीके से हम अपने आप को सेव करें आज के समय में, जो जो चैलेंज है ना, वो ये नहीं है संदीप जी कि हम कितना पैसा कमाएं। हमारे सीएसीएस के प्रोफेशन में आज के समय चैलेंज है कि हम अपने आप को कैसे बचा के रखें। हमें ये नहीं पता हमने किसी बैंक की ऑडिट 10 साल पहले की हो और उसमें कोई बैंक फ्रॉड उस समय में हो गया, और उसके लिए कब हमें आरबीआई, कब हमें ईडी, कब हमें एसएफआईओ, कब हमें ईओडब्ल्यू कॉल कर ले, हमें पता नहीं। और न जाने कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, न जाने कितने कंपनी सेक्रेटरीज विशियस सर्कल में फंसे हुए। आज से 5 साल पुराना रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है हर किसी के लिए। तो आप इसको रखने, और मैं ऐसे न जाने कितने प्रोफेशनल को जानता हूँ जिनका ऑफिस बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। आप बस मुंह से शब्द निकालिए कि सर ये फाइल देना इस साल की, उनके पास इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि 1 मिनट में सारे कागज निकाल के दे देते हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन थोड़ी आ रही है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की, थोड़ा मैनेज करने की, थोड़ा ऑफिस मैनेज करने की जरूरत है। और बस यही बोलूंगा एक बार फिर से कि ऑडिट ट्रेल डॉक्यूमेंट्स का एविडेंस आप अपने पास मेंटेन जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, बहुत ही बढ़िया बताया आपने सुरेश जी। और आपने जो थ्रू आउट पूरे सेशन जो एक्सप्लेन किया है, विद इट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एक्ट या एलएलपी, या जो दिक्कतें आ रही है नई वर्जन में, दैट वाज टू गुड। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इन। संदीप एक मिनट जरा, मैं सुरेश जी से पूछ रहा हूँ, जो ये जो राइट इशू का बता रहे हो आप पांडे जी, जी सर। इस केस में मतलब जैसे 2 शेयर होल्डर हैं और एक ने आपका 10% अपना रिनाउंस कर दिया, तो क्या होगा? वो नहीं कर सकता क्या? सर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मैंने ये एग्जांपल दिया। मान लीजिए आप ओके। नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आपके पास, ये नए नहीं है, पुराने भी हो सकते हैं, आपके पास कोई नया क्लाइंट आया, वो कहता है कि हमें अपनी कंपनी में राइट इशू कराना है। तो ठीक है। अगर मान लीजिए सेम रेशियो में हो रहा है तो ठीक है सर, हम कर देंगे उस काम को। ठीक लेकिन अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना है, है, इन्वेस्टिगेट रिनाउंस करना कराना का प्रोसेस है सर। लेकिन रिनाउंस क्या है कि कई कंपनीज में ऐसा हुआ सर, उन कुछ मैटर्स में मैं लिटिगेशन में हम लोग हेल्प कर रहे हैं, जहां पे बिना दूसरे शेयर होल्डर की नॉलेज के उसका राइट रिनाउंस करा लिया। हाँ, वो समझ गया, वो तो फिर क्योंकि फॉर्म में इंटेंशन तो नलिफाइड होगा। हाँ, फॉर्म में तो रिनंसिएशन लेटर लगाने की जरूरत नहीं है, पीएस3 में लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट लगाई और अपलोड कर दिया, और प्रोफेशनल बेचारा ना चाहते हुए उसमें उलझ गया। तो ये एग्जांपल था सर, रिनंसिएशन का सर राइट है, रिनंसिएशन में कहीं कोई इशू नहीं है। जैसे बाई बैक का भी है, बाई बैक में भी ये कर रहे हैं लोग बात। अब जिसने बाई बैक का ऑप्शन नहीं लिया, जी जी, तो मतलब भाई एक कंपनी के पास 10 करोड़ कैपिटल है, उसने 25% बाई बैक कर दिया, बाई बैक, लेकिन उसमें 25% नहीं आया, पूरा 20% ही आया, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, मतलब ये तो चल सकता है। नहीं बिल्कुल चल सकता है, बस कागज हमें सारे, जहाँ हाँ, पे सर वो चीज मतलब मेरे कहने का जहां पर भी इंटेंशन है कि जहाँ वेरिएशन पे, है। हाँ, जहाँ पे एबनॉर्मलिटी है, जहाँ पे वेरिएशन है, वहां पे आप अपने कागज पक्के कर लें। और बस बस। कागज के अंदर सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, कागज के अंदर एक चीज पक्का करिए सबसे पहले, कि जो शेयर होल्डर है जिसके साथ जिस जिसके राइट कहीं पे अफेक्ट हो रहे हैं, उसको आपने कम्युनिकेट किया कि नहीं किया। दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट। मतलब वो मेल के थ्रू कम्युनिकेट किया तो वो मेल अपने पास फॉरवर्ड कराइए, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू चिट्ठी भेजी तो वो लीजिए, कुरियर की रिसीट लीजिए या उसके सिग्नेचर लीजिए। समझ सबसे गया। इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेल ले सकते हैं, जो रजिस्टर्ड आईडी उसका है कंपनी में, अगर वो मेल अपने पास फॉरवर्ड करा लें तो वो सबसे बड़ा एविडेंस होता है। उसमें इन्वेस्टिगेट भी फिर आप करिए, उसको फोन करिए, नंबर निकाल के, थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ी फीस बढ़ाइए ऐसे केसेस में। अच्छा, दूसरा बात प्रॉब्लम क्या है सुरेश जी, जो ईमेल तो हमने बना ली और ले ली, समटाइम्स क्या है, ईमेल का डाटा हमारा हो गया फुल, 5 साल जी, पुरानी मेल रिट्रीव नहीं होती या डिलीट हो गई, अब उसको लिए क्या करें? मतलब या तो मेल का प्रिंट आउट निकाल के फाइल में लगा के रखें। नहीं सर, ये तो केस मेरे साथ भी खुद हुआ है। मैंने क्या गलती करी, मैं आउटलुक की ईमेल आईडी हम लोग यूज कर रहे थे, और आउटलुक के लिए हमने क्लाउड का स्पेस लिया नहीं। वो सारा डेटा हार्ड ड्राइव में सेव होता, हार्ड डिस्क में सेव होता था। अब वो हार्ड डिस्क क्रैश कर गई क्रैश कर गई। तो उस दिन मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरे को पेड बेसिस पे सर्विस लेनी पड़ेगी, जीमेल से या आउटलुक से या क्लाउड से। तो आप इमीडिएटली अपने ऑफिस स्टाफ का और अपना मेल आईडी जो है, जो उसका हमें परचेज करना पड़ता है ना, वो वाला वर्जन लीजिए, और उस वर्जन को आप मैक्सिमम स्पेस उसमें खरीद लीजिए। और क्योंकि वो तो फेल होता नहीं है, वो तो आपके पास रहेगा,
क्योंकि प्रिंट आउट सर लाखों पेपर कहाँ तक निकाल पाएंगे हम लोग। हाँ, और ऑफिस भी अब मुझे लगता है कि ऐसे सॉफ्ट में मैनेज ज्यादा होते हैं। प्लस एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा कुछ क्लाउड से रिलेटेड जो मतलब ऐसे कुछ लोग हैं, कंसल्टेंट हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मैनेज करने के लिए हमसे मतलब हम एक छोटा अमाउंट फीस का चार्ज करते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। उससे एक ये बेनिफिट होगा कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं क्लाउड पे जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन है, और आपका कोई स्टाफ घर से भी काम करना चाहता है तो वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब हमें चेंज होना पड़ेगा सर, फिजिकल फाइल तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओरिजिनल पेपर जो है जहाँ पे क्लाइंट के साइन हो रखे हैं उसको तो फिजिकल आप संभाल के रखें। ये तो आज कल तो ऐसे केस आने लगे कि क्लाइंट मुकर ही जाता है, मेरे साइन ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो ये केस है। ठीक बात। गुड। छोटी छोटी बातें दिमाग में आई, आपसे पूछ ली। जी 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 जी। बहुत बढ़िया सर। तो मैं जो डिस्कस कर रहा था थोड़ा सी, एक्चुअली मैं किसी ऑडिट पे गया हुआ था, एंड इट्स जी वेरी सर। इंपॉर्टेंट जो मुझे समझ में आया। और ऑडिट पे मैंने आरओसी के डॉक्यूमेंट मांगे उनसे। आई कम टू नो कि उनका एमडी यूके में रहते हैं, एज हो रखी है। तो मैंने बातों बातों में उनसे पूछा, जी एमडी साहब तो कोरोना में तो आए नहीं होंगे ब्लॉकेज वगैरह? बोला, हाँ सर वो 2 साल से तो आए नहीं। हम्म। When I started seeing their board meeting details and all, जो फाइल कर रखा था उसी में उन्होंने, बोर्ड मीटिंग सारी इंडिया में हुई है ओके। और सारे में एमडी को प्रेजेंट दिखाया हुआ है। प्रेजेंट दिखाया हुआ है। मतलब ये क्या हुआ, क्या मतलब ये मतलब आप आए नहीं, आप आ जी जी गए। जी। ये तो बहुत बड़ी समस्या रही सर, ये तो कोविड के दौरान तो बहुत बड़ी समस्या रही। जी, और तो इन चीजों को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कल करेक्ट। को बन सकती है। ये छोटी छोटी इश्यूज है जो कि मुझे लगता है कि वन शुड बी वेरी टेक केयर, राइट। और आपको ठीक है, आप फुल फ्लेज ना भी करें, बट आपको ऑडिटिंग तो करना होता है, या ऑडिटिंग कई करना होता है चीजें। सर। और मैं मतलब ये सर एक बात बोलना चाहूंगा कि खास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, अब समय आ गया है सर कि आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी चीजों को देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अभी तक क्या होता था, मतलब मुझे लगता था जो भी कागज आपने फाइल कर दिया आरओसी में पड़ा है उसको कोई एक्शन तो होता नहीं था। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से एक्शन बहुत तेज हो गया, तो ये वर्जन 3 आने के बाद एक्शन और तेज हो जाएगा संदीप। करेक्ट सर, करेक्ट। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया रहा आज का सेशन सर। तो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर फाउंडर कन्वीनर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी टू गिव हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स। प्लीज सर, ओवर टू यू। सर इंटरेक्शन हो ही गया पांडे जी से। जी जी लास्ट ईयर बहुत भी आए थे बढ़िया। पांडे जी, तो आई थिंक हमारे यहाँ ना हाँ आई हाँ थिंक। सर, हाँ एक जी, बार पहले भी आया हूँ जी। पहले भी। आपकी नॉलेज, आपकी भाई कंपनी सेक्रेटरी है, नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए और है उसमें, वो तो जी दिस इज गुड कॉम्प्लीमेंट। और काफी मैं नहीं समझ रहा 2 घंटे कैसे निकल गए। मैं 4:15 बजे आ गया था संदीप, तो मैं तभी से सुन रहा हूँ जी 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 जी। पांडे जी को। तो बहुत ही अच्छा रहा। कंपनी लॉ के बारे में हमारे बहुत सारी चीजें हमारे क्लियर हुई, और एक ये भी पता चला कि 2006 से पहले सिनेरियो क्या था, 2013 तक क्या था, 2013 के बाद क्या था, और अब क्या है, और आगे क्या होने वाला है। तो जैसा इन्होंने अलार्म दिया है, वैसे मैं भी कहना चाहता हूँ कि वी मस्ट बी कॉशियस विद ड्यू डिलीजेंस। हम अपने काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो करने ही पड़ेंगे। जब हमने सीए की है, सीओपी लिया है, या सीएस है, सीओपी लिया है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम अपनी जो ट्रेल है, जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, वो बड़े फिट रखें, और जहां भी डाउट है तो हम पहले उसको सेटिस्फाई हो लें, उसके बारे में अपने को क्लियर कर लें। तो ये बहुत जरूरी है। हम छोटी मोटी चीजों पे नहीं जाएं, क्योंकि हम ज्यादा फीस नहीं ले पाते। जो कह रहे थे ये डायरेक्टर का रेजिग्नेशन फाइल करने के 20,000 रुपये ले लिए होंगे, हो सकता है 2,000 रुपये लिए हो। बिल्कुल सर। तो इसलिए मतलब बड़ा सोच समझ के हमें काम करना चाहिए, इससे हमें ये लेसन मिलता है। तो बहुत अच्छा रहा सुरेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू ओवर टू सर, थैंक संदीप। यू। और कल के बारे में संदीप जरा जी बता जी, दीजिएगा कि थैंक कल यू। थोड़ा सा चेंज हो गया, जी हमारे जी, स्पीकर महोदय बीमार हैं, लेकिन दूसरा हमने अरेंजमेंट कर लिया है। प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, कल के वेबिनार में वेबिनार की टॉपिक तो वही रहेगी, साथ में हमने एक एडिशनल टॉपिक भी कर दिया है इंडियस पे। तो कारो और इंडियस दोनों पे होगी, 2 डिफरेंट स्पीकर रहेंगे। रीजन बिंग की जो हमारे गेस्ट स्पीकर जो सीए गोपाल जी अग्रवाल थोड़े बीमार चल रहे हैं, उनका मैसेज आया था, और हम उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।
तो फ्रेंड्स वेबिनार कल एज इट इज रहेगा 4 to 6 और दोनों पे डिस्कशन होगी, कारों पे भी और इंडियस पे भी। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। सुरेश जी आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से आज अपनी टॉपिक प्रेजेंट किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुरेश जी। थैंक यू सर। डीडी जी आप भी आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ ऑल टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ, इसके स्टडी सर्कल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स अब विदा लेने का समय आ गया है, फिर कल मिलेंगे कल के वेबिनार में। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर।